वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और आप सब लोगों को शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे कहते हैं वस नईम और मेरा साथ दे रहे हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आज एक और सुबह की इस महफिल में, इस ख़ास नशरियात में हम आपको शब मेराज बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं उसकी। और कल रात शब मेराज यानी कि 27 रजब, और जब बहुत शब मेराज एक ऐसा वाक़या है जिसका शायद हमारे दीन से बहुत ही एक गहरा ताल्लुक़ है। मेराज पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को ये मौका मिला कि आपने अल्लाह ताला को बहुत करीब से देखा। और ये शब मेराज का जो वाक़या है, ये इस्लामी दीन में जितने भी वाक़यात हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसके बारे में कहा गया है और उसको अव्वलीन दर्जा अता किया गया, क्योंकि इसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी पैगंबर हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बहुत करीब गए और आपने जलवा रबूबियत को बहुत करीब से देखा। कुरान शरीफ हदीस में इस वाक़े की बार बार अगर आप देखें तो इसका एहलाम दिया गया, इसकी हिदायत दी गई, इसके बारे में लिखा गया। और अगर बताया जाए, कहते हैं रवायत, बहुत सारी रिवायतों में ये आता है कि आपके और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान में जो फासला था वो 2 हाथ के बराबर था। कुछ रवायत में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कुर्ब में जो इजाफ़ा है वो कुर्ब में इजाफ़ा बढ़ता गया, आप करीब जाते गए और ये फ़ासला इतना हो गया कि जैसे तीर का कमान से फासला होता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप जलवा रबूबियत के बारे में बात करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को, जब आप बिल्कुल बहुत करीब थे, तो कहते हैं कि आपने पलक भी झपकाई नहीं और आपकी नज़र इधर से उधर भी नहीं हुई। शब मेराज का ये जो वाक़या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पता चली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया। उसमें सबसे चीज़ जो एक अहम चीज़ है, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ ताकि आपको बात हम समझा सकें। हम जब भी किसी प्यारे को से मिलते हैं, कोई अगर दोस्ती हो जाए, चलिए फ़र्ज़ करें इस तरह से बात करते हैं, अगर किसी से दोस्ती हो जाए, किसी से मोहब्बत बढ़ जाए, तो हम उससे फिर कोई नंबर मांग लेते हैं, हम उससे मैसेज के लिए, क्योंकि अब तो यही तरीक़ेकार है। पहले टेलीफोन PTCL नंबर होता था, तो अब फिर हम मोबाइल नंबर मांग लेते हैं ताकि वो राब्ते में रहे, हम उससे बात कर सकें। जब कोई प्यारा मोहब्बत करने वाला अब दूसरी तरफ जाए, अगर बाहर मुल्क चला जाता है, आपका भाई, आपकी अम्मी या अब्बू या कोई भी समबडी गोज़ अब्रॉड, तो आप यकीनन उनका नंबर रखते हैं कि जैसे ही जाओगे, कतर का नंबर या दुबई का नंबर या अमेरिका का नंबर या UK का नंबर मुझे दे देना ताकि तुम्हारे से बात हो सके। बात होने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छा लगता है उससे बात करने के लिए। तो शब मेराज में अब आप कहेंगे ये कैसे कनेक्ट किया, तो शब मेराज में हमें वो चीज़, वो नंबर मिल गया। वो नंबर ऐसे मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफ़ा दिया। हमें नमाज का तोहफ़ा मिला और कहा गया कि नमाज जो 5 वक्त की नमाज है उसका आपको सवाब 50 नमाज़ों के बराबर मिलेगा। शायद आप सब ये जानते हैं कि जो नमाज़ों का जो अदायगी थी, जो नमाज़ों का काउंट था, वो पहले बहुत ज़्यादा था, 50 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल 50 था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत के लिए मुश्किल होगा, मेरी उम्मत के लिए मुश्किल होगा, तो इसको कम कर दिया जाए। और कम करते 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 और वो 5 तक पहुँचे। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे नबी थे, आखिरी नबी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दिया कि जो 5 नमाज़ें पढ़ेगा उसे 50 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। अब बात आती है कल शब मेराज की। हम लोग इबादत का पूछते हैं, क्या इबादत की जाए, क्या किया जाए कि हमारे अल्लाह ताला से माफ़ी मिल जाए। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम जो नमाज, जो बेसिक चीज़ें, हम वही नहीं पढ़ते। अगर हमें इशा की पूछ ली जाए, फजर की नमाज़ जो पूछ ली जाए, तो शायद हम में से किसी ने, बहुत सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया होगा। तो जो बेसिक चीज़ें अगर वो हम पूरी करना शुरू कर दें तो शायद हमारी ज़िंदगियों में जो बेसुकूनी है वो ख़त्म हो जाएगी। आज शब मेराज के दिन अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाज़ों से नवाजा, उस नंबर दे दिया, वो कनेक्शन दे दिया कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अल्लाह से रब्ता करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने नंबर किस तरह मिलाना है, आपने नमाज के लिए खड़े होना। और 5 वक्त नमाज के लिए अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया है, वो नमाज पढ़े, अल्लाह ताला से कनेक्शन करें और बात करें। बस आई वांट टू ऐड हियर समथिंग, क्योंकि जिस तरह से आपने इतनी खूबसूरती से पूरा वाक़या एक्सप्लेन किया है, और जो 50 नमाजें दी गई थी, हजूर पाक ने वो 50 एक्सेप्ट की थी। नीचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो 7वें आसमान पे थे, कि 6ठे आसमान पे, उन्होंने बोला ये हमारी जो उम्मत है वो नहीं पढ़ पाएगी 50 नमाजें। तो वो एक
बात चलती गई और फिर 5 तक बात आ पहुंची। और ये जो नमाज का तोहफा है, जब मैं आपको कोई तोहफा देती हूँ तो वो अगर मैं आपको दे रही हूँ तो वो तोहफा आपके लिए है ना। तो अल्लाह पाक ने जो नमाज का तोहफ़ा दिया है वो हमें दिया, हमारे लिए दिया है। अल्लाह पाक इतनी बेनियाज एक हम बोलेंगे आइडेंटिटी है कि उनको हमारी नमाज़ों की और इबादतों की ज़रूरत नहीं है। ये तोहफ़ा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम लोग खुद सुकून पा सकें, क्योंकि नमाज दिलों को सुकून देती है। और जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मैं बोलूँ आप जितने मर्जी मुश्किल हालात में, लेकिन वो एक आपके साथ अल्लाह का जो राब्ता कायम किया होता है और एक उम्मीद आपने जोड़ी होती है अल्लाह के साथ, वो कभी भी टूटने नहीं देती। इंसान कभी नाउम्मीद नहीं होता जो 5 वक्त नमाज अच्छा, अगर आप ये देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा असद भाई, आप कह रहे थे कि वाकया जो ये बता रही थी, दिस इज व्हाट वैलिडेड, एग्रीड, दिस इज वैलिड, बट बिकॉज लाइटर नोट पे जाना है, मैंने इतने डेप्थ में नहीं जाना, तो वो ये पूरा मुकालमा हुआ था, ये पूरा एक वाकया है अपने आप में। लेकिन क्योंकि हमने आपको उस तरह समझाना है जिस तरह कैजुअल टॉक में होता है, जिस तरह आप समझ सके, मेरा तरीक़ेकार ये समझाने का है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आप देखें, जब माँ कभी किसी की जाती है, ऐसी माँ जिसके पास फ़र्ज़ करे आपकी अम्मी के पास पैसे नहीं है और घर का खर्चा चलाना है, और वो किसी के पास जाती है तो वो अपने बच्चों के लिए मांगती है, ऐसा ही है, वो माँ अपने बच्चों के लिए मांगती है। अब आप खुद देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम कलाम है, बिल्कुल आप जरा देखिए, अल्लाह से हम कलाम है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने लिए चीज़ मांगेंगे, बिल्कुल मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए। आपने तब भी अपनी उम्मत का सोचा आपने, और आपको पता है एक और जो पहला तोहफा मिला, वो ये, उनमें से तोहफा ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं मगफिरत कर दूंगा तुम्हारी उम्मत की, सिर्फ उसकी नहीं जो शिर्क करेगा, जो शिर्क करेगा उसकी नहीं, लेकिन मैं तेरी उम्मत की मगफिरत कर दूंगा। देन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी मगफिरत नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बेसिकली वो जो कलेक्टिवली होता है ना, वो एक ग्रांट मिलती है, तो वो कलेक्टिवली ग्रांट मिल गई कि तुम्हारी उम्मत को जो है वो मगफिरत कर दूंगा। और क्यों कहा होगा, ज़ाहिरी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगा बार बार। नमाजों का जो हुआ, जो मुकालमा हुआ, जैसे आपने रोज़ कहते हैं रोज़े आखिरत में हर इंसान के तमाम पैगंबरों के मुंह पे भी होगा नफ्सी नफ्सी, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी कह रहे होंगे उम्मती उम्मती उम्मती, कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इतना इस कदर मोहब्बत करते हैं। कहते हैं कि ऊँटों के ऊपर 3-3 घंटे बैठे रहते थे और अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश ज़रूर कर दे। तो हम लोगों को ज़रूर चाहिए। एंड वन लास्ट थिंग, उसके बाद मैं ज़ैनब की तरफ जाऊँगा। ये नंबर बड़ा अच्छा है, आसान नंबर है। आपने क्या करना है, वज़ू करना है, अपने आप को पाक करना है। सबसे खूबसूरत बात, आप पाक करते हैं अपने आप को, और फिर आप मुसल्ले पे, जानेमाज़ पे या मस्जिद पे, और ख़ास तौर पे मर्दों के लिए एक वाक़या जल्दी से बयान कर देता हूँ। ये मैं आजकल अपने लिए फॉलो कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, एक बंदा था, माजूर था, वो जा नहीं सकता था मस्जिद, उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं नमाज घर पढ़ सकता हूँ, कि सुबह के टाइम मेरे से नहीं आया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, उसने कहा तुम अगर घसीट कर भी आओ, तुमने मस्जिद में आके नमाज़ पढ़नी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे औरतों और बच्चों का डर ना हो, तो जो लोग मस्जिद में नमाज या जमात के साथ बेसिकली नमाज नहीं पढ़ते, मैं उन बस्तियों को आग लगा दूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर, कम से कम 3 से 4 नमाजें मैं मस्जिद में ज़रूर पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे बताने का मकसद ये है, पर मैं फजर की, जैसे मेरे आज वाले साहब ने मुझे कहा कि फजर की नमाज बेटा मस्जिद में जाके पढ़नी है। तो ये कुछ चीज़ें जो हम साथ साथ, मेरी भी गलतियाँ इस्लाह कर रहे हैं, हम करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड शब मेराज मुबारक। कैसी हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं ठीक ठाक। आप लोगों दोनों को जो है शब मेराज मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कॉन्वर्सेशन का ये स्टार्ट इस तरह करते हैं। पहले वक्त हुआ करते थे, मेरी वालिदा मरहूम अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अम्मा हम लोग चरागा किया करते थे, मोमबत्तियां लगाया करते थे, एक महफिल होती थी, रौनकें होती हम अपनी चीज, कोई अगर शादी हो ना, टॉप नॉच होनी चाहिए, चीजें हमारी टॉप नॉच, हम सबसे प्यारे लगे, हम हर चीज में एक्सीलेंट एक्स फैक्टर ढूंढते हैं। अब जब इबादत के मसला आया, जब हमारे दीन का मसला आया, हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। कहीं मुझे चरागा नज़र नहीं आया, कहीं वो बशमूल मुझे, अब वो चीज़ें हम चीज़ें कम हो गई हैं। मुझे याद है हम मुकाबले में जो है चरागा करते थे, और फिर अपने फ्रेंड्स को ला के घर पे दिखाना कि देखो हम मैंने दिए ऐसे रखे हैं, इस तरह से सजाए हैं और डिज़ाइन इस तरह से बनाया है। अब वो चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि इबादतें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। ये चीज़ें हमने एक साइड पर कर दी हैं। जिस तरह से जो लोग, मैं अपने बच्चों को देख रही थी, मेरे बच्चे जो हैं, आयत स्पेशली वो इब्राहिम को रात को सोने से पहले जो दर्स जिसे मैं कह रही हूँ कि वो दे रही थी, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। आप दोनों, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी प्यारी मुझे बात की कि इबादत ज़्यादा हो गई है। मैंने थोड़ा गौर किया और मुझे लगा आपने बात भी ठीक की है। ज़ैनब और वस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑफ कोर्स उनकी हर चीज़ बेमिसाल है, हमें हर चीज़ सीखने को मिलती है, पूरा नमूना है हमारे लिए। वन थिंग विच इज़ एवरीवेयर, और कुछ है, मतलब सबसे ज़्यादा उनका हाईलाइट, व्हाट वाज दैट? नमाज। अच्छा, व्हाट डू यू से?
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि वसल्लम। सुन्नत है, नमाज है। अच्छा, मैं अगर आप बताऊं तो आप एग्री करेंगे, ठीक है। उनका हुस्न हुस्न अखलाक, उनको बिल्कुल हुस्न अखलाक। यस बिल्कुल। उन्होंने उन पे जिसने कूड़ा भी फेंका उन्होंने उसको भी जाके जब वो बेशक। बीमार हुई उसको भी जाके पूछा। आपने काफिरों के साथ, अब हम क्या करते हैं, हम डंडा लेकर खड़े होते हैं और हमने कह रहा अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं ना और दूसरा नहीं पढ़ा तो वो काफिर है। हाँ, बेशक, ऐसे हाँ, ही है। और हम बिल्कुल। कितने लकी हैं कि हम इस उम्मत से हैं, हमें चुना गया, हम बिल्कुल। इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात ये है। बाकी इसी चीजें पर तो ही बाद आप में आती शुक्र हैं। और छोटी करते छोटी करते चीजें खत्म करें, हो जाए। आप किसी को मुस्कुरा के देखें, आप किसी के लिए आसानियां पैदा करें, ये लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। आपसे सबसे पहले सवाल किसका होगा? हुकूकुल इबाद का सवाल हाँ, होगा बेशक, आपसे। हाँ, ठीक है, अल्लाह ताला, अब खुद सोचे, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, किसने बनाई? उसने बनाई। तो सबसे पहला सवाल अपना करें नहीं, हाँ, सबसे हकूक़ पहला हुकूकुल इबाद का सवाल होगा। आपसे पूछा जाएगा आपका लोगों के साथ रवैया कैसा था, आप लोगों के साथ कैसे थे। मुझे याद है मेरी अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं जिससे आप लोग भी शायद हम सब सीख सकें। मेरा किसी से कोई बहस होती है, कोई चीज़ होती है, किसी को अनकंफर्टेबल होती है, मैं रीच आउट करता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि यार ये क्यों हुआ। अगर मुझे लगा कि ये मसला मैं हल नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं क्या से ना साइड लाइन जा Side रहा में हूँ, जा तो मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ फिर, हाँ। क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा, दैट मींस आई एम नॉट राइट। तो हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने शब मेराज की क्या चीज़ जो है आज ये मैं बना रही है। बताऊंगा, पूछूंगा, फिक्र रखते हैं आप, फिक्र क्यों करते हैं? ठीक है, सो हम शब मेराज के हवाले से आज आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं, और शब मेराज आप सबको बहुत मुबारक हो। ज़ैनब जल्दी से बताओ आज क्या बनने वाला है? शब मेराज के मौके पे हम जो है खीर बना रहे हैं, और खीर में जो है हम रस डालेंगे, किस्सा ख्वानी खीर इसको कहते हैं। तो हम किस्सा ख्वानी खीर बनाएंगे ओहो आज। हो। हाँ। किस्सा ख्वानी खीर, वापस रॉयल आके डिश पूछेंगे है। ये होता क्या है। हमारे साथ बहुत प्यारे मेहमान होंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता होगा। यहाँ पे हो गया एक छोटा सा मसला, इन्होंने मेरी कॉफी दे दी है वस को दे दी है मेरी कॉफी, और बस फिर मुझे पता है- वापस ला और फिर करेगी। पता है मैंने क्या किया है? मैंने फौरन पी ली। मैंने कहा ये ना, Did you मैंने take a sip? I take a lot of sips. ठीक है, ये जिसने भी रखी है वो मुझसे बाद में ज़रूर आके मिले। आज तुम्हारे लिए आसानियाँ हैं बहुत। और अच्छा, मूविंग ऑन, आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाने लगा। आपको पता है मेरा और हलीमा का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है व्हेनेवर इट कम्स टू एजुकेशन। मेरे इंस्टाग्राम पे प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन के हवाले से लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए थे कि आपने उसके लिए ज़रूर किसी को ज़रूर दावत देनी है जो कि उसका कस्टोडियन हो। तो आज हमने कस्टोडियन को ही दावत दी है, वन ऑफ दोज पीपल जिनसे आप इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इन्होंने उस यूनिवर्सिटी को विजिट किया है जिससे मेरे वालिद साहब ने पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जी मैं इनसे आज पूछूंगा, मेरे अब्बा तो बड़ी बातें बताते हैं उसके कि तुमने तो यहाँ से पढ़ा हुआ है और मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ा है, और तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। सो आज उनसे पूछेंगे। 60 यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने विजिट किया। नॉट जस्ट दैट, ही इज़ द डायरेक्टर HR एंड ही इज़ ऑल्सो अ काउंसलर हेडिंग द काउंसलर डिपार्टमेंट, एंड फिजिक्स जिसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है उसको भी ये हेड करते हैं। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, मज़ेदार सी गपशप करते हैं हम नवीद सुल्तान साहब से जो आज हमारे साथ मौजूद, इनका ताल्लुक सुपरनोवा स्कूल से है और तकरीबन अब तक 10 कैंपसेस जो हैं इनके इस्टेब्लिश हो चुके हैं, एंड मोर टू कम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है नवीद साहब? मॉर्निंग, थैंक यू। प्लीज़ आइए, बैठिए। अच्छा नवीद साहब, मैं तो सबसे पहले आप लोग जब भी कोई सूट पहन कर आते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि अब मैंने कोई अच्छा सा सूट लेना है, और मैं जब देखता हूँ कोई डार्क ब्लू पहन कर आता है तो मैं सोचता हूँ, फिर मैं जब कीमत पूछता हूँ तो मैं कहता हूँ बहुत महंगे बहुत महंगे होंगे। अच्छा, कब स्टार्टिंग विद अ वेरी लाइटर नोट, हम जब स्कूल्स की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी तो यकीनन इज़ नॉट अ क्वेश्चन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपने किसी अच्छे स्कूल में करवाना है तो देन टीचिंग की कॉस्ट है, फिर रिसोर्सेज कॉस्ट है, इट इज़ अ बिग नंबर। बट व्हेन इट कम्स टू स्कूल, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती? क्या स्कूल सिर्फ किताबी तालीम देने के लिए? अच्छा, मैं सुपरनोवा स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि 2013 में बना। नाउ इट्स इनटू इट्स 12th ईयर, और इससे पहले मैंने कुछ अबाउट 2 decades फील्ड ऑफ एजुकेशन में सर्व किया। ठीक है। और जो विजिटिंग फैकल्टी का कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं उसमें 4 to 5 इंस्टीट्यूट्स डेली विज़िट किया करता था। और ओवर अबाउट decade and a half बिफोर लॉन्चिंग माई ओन स्कूल,
मुझे मेरे जहन में एक अच्छे स्कूल का खाका बनने लग गया और इसी तरह से मेरे साथ इस स्कूल में 2 और फाउंडिंग डायरेक्टर्स हैं और वो भी इसी तरह से विजिटिंग फैकल्टी थे और 4-4 5-5 स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, उनके पास भी इसी तरह से डेकेड 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस था. तो विद द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 4 डेकेड्स 3.5 to 4 डेकेड्स हमारे जहन में एक खाका तश्कील हुआ. क्या जो है वो एक अच्छे स्कूल के डूज़ होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, और इवेंचुअली सुपरनोवा जो है वो हमने बनाया. और सुपरनोवा स्कूल एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है जो पाकिस्तान कैम्ब्रिज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस का लार्जेस्ट सब्सक्राइबर इन द वर्ल्ड है, इवन लार्जर देन इंडिया और चाइना. Okay. और पाकिस्तान में कोई अबाउट 600-700 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल्स हैं. सुपरनोवा इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स. हम compete करते हैं नॉर्थ पाकिस्तान में विद अबाउट 250 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल्स और we do really well अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मैं at आपके that सबसे standard. कंपैटिटर स्कूल से हूँ तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं लगता कि आप डिस्टिंक्शंस लेके चले जाते हैं और हम पता है कहाँ से डिस्टिंक्शंस ले जाते हैं ये लोग. ऑफ कोर्स दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर Yes. यू, बट अ गुड स्कूल, व्हाट इज अ गुड स्कूल डेफिनेशन? क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ पर टीचर आफ्टर द पैकअप टाइम भी द टीचर इज़ अवेलेबल. मैं बड़ी निटी-ग्रिटी बात करूँगा, मैं ऐसी बात करूँगा जो ग्राउंड लेवल की बात है. हम उस स्कूल को एक अच्छा स्कूल मानते हैं जिसमें स्टूडेंट उसकी जिम्मेदारी होता है, वो सिर्फ उस पीरियड के लिए, उस क्लास के लिए, उस 45 मिनट के लिए नहीं है. जी, स्कूल्स में एक तो प्राइमरी पर्पस जो हर एक को समझ आ रहा होता है, जिस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको हमने पढ़ाना है, उनकी हमने तरबियत करनी है, उनकी हमने मेंटोरिंग करनी है, उनके लिए हमने रोल मॉडल्स बनना है. अर्ली ईयर्स से लेके ग्रेड 8 तक हमारे पास कुछ वो सिलेबाई की कंप्लीशन का, करिकुलर की कंप्लीशन का कोई वो प्रेशर नहीं है. अच्छा, नहीं है क्योंकि अगर 20 चैप्टर्स हैं, हम 18 पढ़ा दें तो 18 में से एग्ज़ाम्स ले लें. ओके. अगर हम कोई एक एडिशनल चैप्टर करवाना चाहते हैं, 21 पढ़ा दें तो 21 में से एग्ज़ाम ले लें. ओके. लेकिन जहाँ पे हाई स्कूल क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फिर 20 हैं तो 20 पढ़ाएंगे, उन्हीं में से एग्ज़ाम होगा. अगर आपने 18 पढ़ाया तो एग्ज़ाम 20 में से ही है, तो वहाँ पे सिलेबाई की कंप्लीशन का प्रेशर भी हो सकता है. तो अर्ली ईयर से लेके ग्रेड 8 तक हमारे पास बहुत वो टाइम मौजूद Margin है है. जिसमें हम मेंटोरिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं बच्चों की, उन्हें प्रिपेयर करते हैं फॉर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, फॉर कोलैबोरेशन, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर इनोवेशन. और ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल क्लासेस में जाके ये ख़त्म हो जाता हो. दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट स्कूल का पर्पस वो है जब स्कूल से स्टूडेंट्स ने चले जाना है, और अगर स्कूल इक्विप नहीं करेगा स्टूडेंट्स को टू गेट इन टू रिप्यूटेबल एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो लोकल हों या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हों, तो स्कूल ने शायद अपना वो जो मकसद है उसे फुलफ़िल नहीं किया. जब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो तब तो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद हम फील करते हैं ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचें. तो जो आपने इंट्रो में बताया कि मैं So you have that counseling department also. counseling जिसमें आप department as head well, कर and रहे हैं. I had that guidance counseling department जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं, और ये आखिरी दिन नहीं होता कि आखिरी दिन स्टूडेंट को हमने कुछ ऐसा करना Not है, on the बहुत final अच्छा सा exams. फॉर्म फिल कर देना है कि उसका एडमिशन हो जाए. ये ओवर ईयर्स हो रहा होता है. हम स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत अर्ली स्टेजेस से ग्रेड 6 कह लीजिए ऑनवर्ड्स काम कर रहे होते हैं. ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स बहुत हम डिलिजेंटली काम कर रहे होते हैं. फिर ग्रेड 11 में हम उनकी हर चीज़ मुकम्मल कर देते हैं. जो ही वो ग्रेड 12 में आते हैं, विच इज़ द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, Okay. हम उनकी कॉलेज एप्लीकेशंस जो हैं वो नवीन फिल साहब, करके आपका जो सबमिट कर alumni देते है हैं. वो अभी वेल प्लेस्ड इन अ गुड यूनिवर्सिटीज़ है. इफ़ यू स्टार्ट, बिकॉज हम जब भी हम ओ लेवल करते हैं, ए लेवल करते हैं, तो हमारा इरादा होता है कि हमने वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी में जाना है जो QS रैंकिंग में अच्छी हो, टाइम्स हायर एजुकेशन में उसका रैंक अच्छा हो. जब इस तरह की बात आती है तो डू यू मेक श्योर कि आपके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जाएं, और वो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आपका अलमनाई प्लेस्ड है अभी?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 2013 में मैंने बताया हमने स्कूल ओपन किया और अनलाइक मैनी अदर स्कूल्स जो अर्ली ईयर से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर प्रोग्रेस करते चले गए, हम लोगों ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तमाम क्लासेस शुरू की। तो हमारा 2013 में ए लेवल सेकेंड ईयर यानी ग्रेड 12 भी मौजूद था और एक स्मॉलर बैच कंपैरेटिवली, लेकिन वो बैच भी पाकिस्तान और दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा, जिनमें से एक नोटेबल मुझे वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ तो थी पाकिस्तान में। हमारा पहला एडमिशन आगा खान यूनिवर्सिटी में हुआ एंड देन फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स 1 or 2 students from Supernova School always get into the top ranked university in Pakistan, Aga Khan University. और अभी हमने रिसेंटली एक अलमनाई सेशन किया जिसमें स्टूडेंट्स, फॉर्मर स्टूडेंट्स आकर अपने वो जूनियर्स को गाइड करते हैं। तो तकरीबन आगा खान के एज गेस्ट स्पीकर सेशन, तो हमारा एक पैनल था जिसमें आगा खान यूनिवर्सिटी से तकरीबन हर ईयर में मौजूद कोई स्टूडेंट आया, उसने अपने अपने उन तमाम स्टूडेंट्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इसके साथ साथ और यूनिवर्सिटीज़ भी, जैसे हम यहाँ शिफा को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे अपने शहर की टॉप रैंक्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल कॉलेजेस। तो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कौन सी वो टॉप प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स गए। तो हम आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। इस दफ़ा हमारा 150% स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड में एडमिशन हुआ। इसके अलावा इससे पहले हम डार्टमथ में स्टूडेंट्स भेज चुके हैं, कोलंबिया में भेज चुके हैं, कॉर्नेल में भेज चुके हैं। दीज आर 3 or 4 आई हैव मेंशन्ड आउट ऑफ 8 आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। ये हो सकता है कि मैं अगर दोबारा से एडमिशन लूँ, बिकॉज मुझे आईवी लीग्स में जाने का बड़ा शौक था, मैंने किया नहीं मैं, तो मैं सोच रहा हूँ सुपरनोवा में दोबारा ज्वाइन करके लेते हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं इनसे डिस्कशन करता हूँ कि मेरा आईवी लीग से क्या सीन है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना। एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सुब। हमारे साथ हैं नवीद सुल्तान साहब, इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुपरनोवा स्कूल। और अभी हम वही बात कर रहे हैं कि सुपरनोवा के स्कूल के बच्चों ने माशाल्लाह वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस ली हुई हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ वी मेक सुपरनोवा डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, क्योंकि आपने भी बात की थी कि डूज एंड डोंट्स की, कि आपके रूल्स और रेगुलेशन में डूज एंड डोंट्स का बहुत ज़्यादा एक अमल दखल है। तो किस तरह से सुपरनोवा का जो स्कूल है उसकी रेगुलेशंस बाकी स्कूलों से किस तरह से डिफरेंट है? That's a very good question. How it is different? जी जब हमने स्कूल बनाया तो हमने देखा कि एक प्रिवेलिंग प्रैक्टिस थी कि स्टूडेंट्स को क्लाइंट समझा जाने लगा था स्कूल्स में, एलीट स्कूल्स में। बिजनेस नहीं है जी। और हमने सोचा कि हम स्टूडेंट को क्लाइंट नहीं बल्कि पेरेंट को क्लाइंट बनाएंगे और स्टूडेंट को हम ग्रूम और ट्रेन करेंगे। तो यानी हमने ये सोचना छोड़ दिया कि किस तरह से हमने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा खुश करना है। हमने ये सोचना शुरू किया कि हमने किस तरह से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़्यादा कामयाब करना है। My God, this is something a headline. This is Yes. मैं एक कॉलर लेता हूँ, ये इतनी अपनी इम्पोर्टेंट बात Yes. की है। हमारे स्कूलों का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को खुश करके घर भेजना है। ओह गॉड, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। हम यहाँ पे तैयबा की कॉल लेते हैं और फिर नवीद साहब के पास वापस आएंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग तैयबा, क्या हाल चाल है? शब मेराज बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो शब मेराज। और आज आप हमायूं बड़े अच्छा आपकी ड्रेसिंग है शब मेराज के हवाले से, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आपको भी बहुत बहुत सलाम और ज़ैनब को बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत शुक्रिया। अच्छा आज ये सर नवीद आए हुए, मैं थोड़ा सा इसका ना ज़रा सा हिस्सा बनना चाहती हूँ सुपरनोवा का, इस तरीके से कि जो सर इल्ताफ़ हैं उन्होंने मुझे, मैं उनकी फर्स्ट स्टूडेंट रही हूँ, उन्होंने मतलब मुझे ट्यूशन पढ़ाई है। पहली स्टूडेंट थी वो, उन्होंने उस वक्त बीएससी किया था और मैं बीएससी में थी और उन्होंने मुझे मैथ और स्टैट्स पढ़ाया था। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ सर अल्ताफ इनकी कॉलेज वन ऑफ द फाउंडिंग डायरेक्टर। ओए होए, अच्छा जी तैयबा, वेरी सही, तीर निशाने पे लगा। जी बिल्कुल ऑन एयर में ये बताना चाह रही हूँ, डट के बताना चाह रही हूँ कि मैं उनकी पहली स्टूडेंट थी और वो इतना अच्छा मुझे पढ़ाते थे।
آپ یقین کریں ایسے ٹیچرز تو مل ہی نہیں سکتے. وہ صبح مطلب ایسے تو مجھے شام کو پڑھاتے تھے ٹیوشن, لیکن میں صبح لیتی تھی. کئی دفعہ میں 1-2 دفعہ بیمار ہوگی تو انہوں نے 7 بجے وہ میرے گھر پہنچ جاتے تھے. 9 بجے میری پہلی کلاس ہوتی تھی اسکول کالج میں, تو وہ 7 بجے آ جاتے تھے. 7 سے لے کے 8:45 بجے تک انہوں نے مجھے اسٹیٹ بھی پڑھانا اور مجھے میتھس بھی پڑھانا, اور اتنا مطلب ایک کویسچن وہ لکھ کے مجھے کراتے تھے. اچھا اور ٹیچر آپ بھی نصیب یقین کریں کہ میرے بڑے اچھے مارکس آئے تھے ماشاءاللہ, زبردست. پھر اس کے بعد میری شادی ہوگی 91 میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی ٹائم بیچ میں گزر گیا. میرا بیٹا پڑھ رہا تھا بیکن ہاؤس میں اور اس کو اکیڈمی کی ضرورت تھی. مجھے نہیں پتا تھا سپر نووا میں مجھے سر الطاف ملیں گے. میں جب گئی ہوں وہاں پہ تو آگے وہ کھڑے ہوئے, وہ بھی مجھے پہچان گئے اور اتنا وہ خوش ہوئے. سر نوید نے فزکس پڑھائی تھی میرے بیٹے کو اکیڈمی میں, اور بیٹے نے پھر سر الطاف سے پڑھا تھا. اور وہ ہمیشہ بیٹا میرا بتاتا تھا کہ پوری کلاس میں مجھے کہتے ہیں یہ سیکنڈ جنریشن آئی ہے, اس کی ماں کو میں نے پڑھایا ہے, سب سے پہلے اس کی ماں نے مجھ سے پڑھایا. I don't know Sir Naveed is liking this or not, کیونکہ عمر کا بالکل اندازہ ہو رہا ہے ہمیں یہاں پہ, but I'm sure پتہ نہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں, but یہ I think it's a very proud moment for him. میں تو بہت کالر فیل آئی کر ہے. رہی ہوں, میں تو بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ دیکھیں مطلب یہ. اور میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنے اچھے ٹیچرز ہیں, اتنے اچھے ٹیچرز ہیں کہ ان جیسا واقعی ٹیچر کوئی نہیں تھا. ماشاءاللہ ٹاپ کے ٹیچر, اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا بچوں کو لے کے چلے. اچھا طیبہ, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو آپ بات کر رہی ہیں, فزکس اور میتھس ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے لیے ایک ٹیچر کو مجھے لگتا ہے اپنا سب کچھ وار دینا پڑتا ہے, اتنا مشکل ہے میرے لیے. مجھے تو میرے ٹیچرز کو ہیٹس آف ٹو دیم. تو مجھے لگتا ہے سر نوید کو نا ہمیں کوئی نشان حیدر دے دینا چاہیے. نہیں مطلب بچے ان کے نام کے پیچھے جاتے تھے, سر نوید پڑھا رہے ہیں, سر نوید پڑھا رہے ہیں, سر الطاف, سر نوید. تو مطلب انہوں نے بہت بہت اچھا پڑھایا ہے بچوں کو, اور میرے بیٹے نے بھی, بیٹی نے, دونوں نے ان سے پڑھا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے گریڈز. اور اب تو وہ ظاہری بات ہے کہ I think for a teacher a salary isn't anything. یہ جو آپ نے ابھی کیا ہے ان کے لیے وہی بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ طیبہ کال کرنے کے لیے. means a lot. ہمارے ساتھ زاہدہ آنٹی بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, شب معراج مبارک. آپ کو بھی شب معراج مبارک ہو بیٹا. کیسی ہیں آپ؟ تو ہمیں یاد رہتی ہے. اور ہمایوں آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو شب معراج. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آپ کے گیسٹ کو بھی. آج ہماری لائٹ نہیں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون گیسٹ آیا ہوگا. یہ ایک جو بتی والا سین ہے نا, اس پہ میرا کوئی عمل دخل نہیں. بہت خراب کرتا ہے. اچھا مایوں, سب سے پہلے میں بھولتا جاؤں, کل بھی نمرا اور عمیر کی ویڈنگ اینیورسری تھی, تو باتوں میں مجھے یاد نہیں رہا ان کو وش کر دو. تو لیکن میں نے امتیاز کو کال کی تھی, میں نے کہا مائیوں کو کہہ دو بھائی وش کر دے, لیکن کوئی نہیں وش کیا آپ لوگوں نے. مجھے اس سے نہیں بتایا. آج وش ہو جاتا ہے, آج وش کرنا آپ نے پہلے نمرا اور عمیر کو, پھر آج میری بیٹی ہمارا میر کی اور عقیل کی ویڈنگ اینیورسری ہے 8, اور ان کو بہت ساری وشز دینی ہے میری طرف سے بھی. ان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, خوش رکھے, ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری آپ رک جائیں, آپ کے ساتھ ہی کر لیتے, پھر ہمیں یاد نہ رہے. پہلے نمرا کو اور فرحان عمیر کو. نمرا اور عمیر کو بہت بہت شادی کی سالگرہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اور پھر ہمارے پاس آ گئی کون؟ اور عقیل, شیخ عقیل. ہمارا امیر اور شیخ عقیل, آپ کو بھی بہت شادی کی سالگرہ مبارک ہو. آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. آمین. اللہ پاک دلوں میں محبت رکھے, خیال رکھیں, سلامت رہیے. بہت بہت شکریہ. سو کمنگ بیک ٹو یو, وٹ ہیو آسکڈ یو, مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا اچھا اس کا جواب دیں گے. کہ ہمارے ہاں اسکولوں کا یہی ہو گیا ہے کہ آپ نے بچوں کو خوش بھیجنا ہے, کوئی پیرنٹس سے بس کمپلین نہ آئے, ٹیچر بچ جاتا ہے اس بچے کے لیے, چاہے وہ بے شک بچہ غلط ہے. بچے میں نے نوٹ بھی کیا ہے بہت زیادہ بدتمیز بھی ہو گئے اس وجہ سے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم رول کرتے ہیں, ہمارے پیرنٹس اتنے پیسے دے رہے ہیں اسکولوں میں, تو ہم جو چاہے کر لیں. اور ٹیچرز بہت سپریسو بھی فیل کرتے ہیں. جی, ہم کیونکہ اگینسٹ اسٹریم ایک اسکول تھے, تو ہمیں یہ پریشانی نہیں تھی کہ ہماری جو ہے وہ اس سے پاپولیرٹی کم ہوگی. ہمیں اس بات میں کانفیڈنس تھا کہ ہمارے پاس کمپٹیشن نہیں ہوگا, کیونکہ اور سکولز نہیں ہیں جو اس طرح سے آپ کہیے کہ پیرنٹ کو کلائنٹ بنا کے اور اسٹوڈنٹ کو ایک اسٹوڈنٹ کی جگہ پہ رکھتے ہوئے گروم اور ٹرین کر رہے ہوں گے.
अच्छा नवीद साहब, अब ज़ैनब के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अक्सर ज़ैनब से कॉन्वर्सेशन करते हैं कि वो कहती है कि मैंने जाना है, बच्चे का स्कूल दूर है, हैव टू ड्रॉप माई किड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट के लिए, एक तो केयर फ्री है कि स्कूल आपका करीब है, आप जा सकते हैं, बच्चे को ले सकते हैं, ना कि सिर्फ ये टीचर से बात करनी है, यू कैन गो, इट विल टेक 2 minutes, गो एंड टॉक टू द टीचर एज वेल। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, अभी बहुत सारी जगहों पे आपके तकरीबन 10 कैंपसेस हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप यू लिविंग इन अ गुड सोसाइटी, अब आप चाहते हैं आप ऐसी सेफ सोसाइटी में रहें जहाँ पर सिक्योरिटी भी बेहतरीन हो, जगह भी खूबसूरत हो, वॉक के लिए भी निकला जा सके, कोई डर भी ना हो, ऐसी सोसाइटीज़ में कोई आपने अपना स्कूल, कोई कैंपस बनाया जहाँ पर लोग सेफली फील भी कर सके, दे कैन स्टे देयर, और जो उनकी चॉइस की जगह है और उनका स्कूल भी उनको मिल जाए? जी, हमारा मौजूद हैं ऐसे स्कूल्स, और उनमें से एक हमारा फ्लैगशिप कैंपस फैसल टाउन F18 में मौजूद है। अच्छा, और ये कैंपस सोसाइटी के अंदर है? सोसाइटी के अंदर है, वेरी नाइस। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। और उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। एक तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि एक फ्लैगशिप कैंपस है। हमारे 10 कैंपसेस में से 3 कैंपसेस ऐसे हैं जो पर्पस बिल्ट कैंपसेस हैं। दिस इज़ दी one of those 3 campuses, and one of 2 campuses that were thought of as a ये जो हमारी school. स्क्रीन पर चल रहा है, आई थिंक दिस इज द वन, सुपरनोवा, जो ये फैसल यही वाला टाउन का स्कूल है जो कि जबरदस्त स्कूल है। अच्छा, ये स्कूल है और जो कि पर्पस बिल्ट, आप कुछ बता रहे थे जी, नवीद, इसके right बारे में? from day one, first it was put to paper and then brought into सारा campus है? reality। जी, नहीं, ये मैं देख रही हूँ, इट्स पूरा वेरी campus ह्यूज है। माशाल्लाह। जी, यार ग्राउंड मेरे- वगैरह- आपके बच्चों को ना इसमें डिस्काउंट देना है, मैंने एडमिशन दिलाना, बड़ा फिट स्कूल लग रहा है। जबरदस्त। और इसमें एक वो कम्युनिटी की फील आती है। हाँ, इसमें हाँ। जैसे इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स में हम देखते हैं कि एक कार एक बच्चे को लेके आके ड्रॉप करके जा रही है, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इतनी सेफ़ एनवायरनमेंट है कि अगर कोई सामने की स्ट्रीट या सामने के से घर से बच्चा वॉक करके आना चाह रहा हो विद मदर और अलोन इवन, वो भी हमें नज़र आता है बाज़ औक़ात। और बच्चे जो है वो साइकिल करके इंडिपेंडेंटली आना चाह रहे हों, जबरदस्त। वो भी हमें नज़र आते हैं। आई नो दैट्स अ कम्युनिटी ना, जो Yes. कम्युनिटी फील आती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप बाहर मुल्क में जाएं, देयर इज दिस कम्युनिटी फील इन देयर स्कूल्स, Yes. बच्चे साइकिल पर आ रहे हैं, कोई वो पोल्यूशन भी उससे कम होती है कि जी। उनको गाड़ियों में नहीं आना पड़ता। लेट्स टॉक टू अफशा, वी हैव अफशीन है हमारे अफशीन साथ। फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग अफशीन, शब मेराज बहुत मुबारक हो आपको। जी शुक्रिया बहुत। और मैं सर नवीद से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बहुत खुशी हुई आपको इस प्रोग्राम में देख के, और ये आप प्लीज़ जो अपनी ब्रांचेस हैं वो कराची में भी ओपन करें, 1-2 ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे भी स्कूल्स तो बहुत हैं, मगर जो आप बता रहे हैं ये सुन के बहुत खुशी हो रही है हमें कि इंशाल्लाह ताला हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कराची में भी अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा अफशीन, और- आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं आप किधर करीब रहती हैं ताकि सर नवीद से डायरेक्ट उस जगह की कोशिश की जाए ना, कराची बहुत बड़ा है। मैं आपको ये ब्लॉक F है, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉट ब्लॉक F बिल्कुल तो center of शुरुआत कराची। इनसे कराते हैं कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद से, ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाए। जी ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हम और कैंपसेस की बात भी करेंगे, लेकिन पर्पस बिल्ट कैंपसेस होना क्यों ज़रूरी है। अब ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें आप सोच समझ कर कैंपस को तख्लीक करें, उससे क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और ऑल टुगेदर फैकल्टी को भी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमारे साथ द लेजेंड सर नवीद मौजूद हैं, एंड आई वाज आस्किंग हिम अबाउट द पर्पस बिल्ट जो बिल्डिंग्स होती हैं, कि आप सोच के, जैसे आप घर बनाते हैं तो आप सोच के बनाते हैं कमरा इधर होगा, यहाँ पे लाउंज होगा, यहाँ स्टेयर्स होनी चाहिए, मैंने यहाँ सेंटर करना है। एक स्कूल के लिए कितना ये मुनासिब है कि आप ये सोच कर बनाएं कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
کیا اس کی ضرورت ہے یا اگر آپ کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہے, جیسے ہم کوئی بھی اب دیکھتے ہیں اسکول پلازا دیکھتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں پلازا اور اسکول کھل جاتا ہے, سو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی بلڈنگ کیسی ہو؟ جی بالکل ضروری ہے. جیسے بہت سے اسکول جو ہے وہ ریزیڈینشیل بلڈنگز میں ہیں, پلازاز میں ہیں, اب بہت زیادہ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, ان دی اینڈ آپ کو وہ فیل آتی ہی رہتی ہے کہ یہ ایک پرپز بلڈ کیمپس نہیں ہے. اور ان جگہوں پہ لازماً جو ہے وہ ایشو ہوگا ایک اسپیشیس سائنس لیب کا, کیونکہ جگہیں وہ اسپیس جو ہے وہ ہمیشہ لمیٹڈ ہوگی, اور ایک کمپرومائز سی سائنس لیب ہوگی, کمپرومائز کمپیوٹر لیب ہوگی, اسی طرح لائبریری کے لیے جگہ نہ ہونے کے برابر ہوگی. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اسکول جو ہیں وہ پرپز بلڈ ہوں. اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے فیصل ٹاؤن کیمپس کا, وچ از ان ٹو اٹس 4th year now I believe, اور 4 سال ہو چکے ہیں, اینڈ اٹس ناؤ آلموسٹ فلنگ ٹو کیپیسٹی. اور ہماری وہ پریڈکشن ہے کہ ان another 2 years perhaps we'll be left with no more capacity in the campus to accommodate more students. تو آپ اور بچوں کو اس میں نہیں داخلہ دے سکتے 2 سال کے بعد, کیونکہ آپ کے پاس کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زیادہ جو ہے وہ آڈینس ہو سکے. نوید صاحب یہ چیز مجھے ساتھ میں آپ بتائیں, جو فیصل ٹاؤن میں آپ نے پرپز بلڈ بنائی ہے بلڈنگ, اس سے فائدہ تو یقیناً ہے, آپ نے ایوری تھنگ از اسٹرکچرڈ اکارڈنگلی. فیکلٹی, اس سے پہلے بس آپ سے سوال پوچھے میرے دماغ میں آ گیا, جو فیکلٹی ہے اس کے لیے پہنچنا, اس کے لیے اسی کمیونٹی میں ہونا کتنا آسان ہے کہ اگر آپ نے ٹیچر سے ملنا ہے تو بیکاز اٹس ود ان دا کمیونٹی یو کین کانٹیکٹ دا ٹیچر اور فیکلٹی اینی ٹائم یو وانٹ ٹو. جی ایسا ہی ہے. اور اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ فیکلٹی اگر موجود ہو تو فار انسٹنس اگر کوئی سیٹرڈے ایونٹ ہے, کوئی پی ٹی ایم ہے, کوئی اسپورٹس ڈے ہے, تو فیکلٹی بہت آسانی سے وہاں پہ پہنچ سکتی ہے. اسی طرح سے ایک وہ کلوزلی نیٹ سوسائٹی کی طرح, کیونکہ وہاں پہ ریزیڈنٹس رہتے ہیں تو وہیں پہ پیرنٹس ہیں, وہیں پہ ٹیچرز ہیں, اور وہ آسانی موجود رہتی ہے. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ فیصل ٹاؤن کیمپس جو ہے یہ جوائنٹ وینچر ہے بٹوین فیصل ٹاؤن اینڈ سپر نووا اسکول. اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ اب مزید ہمارے پاس شاید 2 سالوں کے لیے گنجائش رہ چکی ہے فردر انرولمنٹ کی, تو ہم نے آلریڈی فیصل ٹاؤن کے ساتھ مل کے نئے کیمپس پہ کام کرنا شروع کر دیا, جو اسی فیز 1 میں فیصل ٹاؤن فیز 1 میں ہوگا, فیصل ہلز میں جی. اور ایک اور ہم نے فیصل ہلز میں شروع کر دیا, جو ایک ڈفرینٹ نیبرہڈ کو, ایک ڈفرینٹ ریزیڈینشیل کمیونٹی کو سرو کر رہا ہوگا شاید پورے واقعات کو. کال لیتا ہوں, پھر اس کے بعد بس کا سوال لیں گے. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ اقرار, شب معراج بہت مبارک ہو آپ کو. وعلیکم السلام, خیر مبارک سر, کیا ہے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ آج آپ کی گفتگو سنی ہے شب معراج کے حوالے سے, ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت ہی اچھی مطلب آپ نے ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, کوشش کی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اپریشیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. جی اچھا, میرا کوشچن تھا سر. جی, بچوں کو ہم ہوم اسکول بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ والدین اگر بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے رہیں, یعنی کہ ایک بچہ ہوتا ہے جی آج کل یہی ہے نا جی, اسکول بھی جاؤ اس کے بعد کہیں اکیڈمی جاؤ, یہ اس طرح مطلب بچوں کو زیادہ انگیج رکھنا. اگر اکیڈمی کی بجائے والدین ہوم اسکول کی طرف توجہ دیں تو کتنا بہتر ہوگا. اقرار آپ نے ایک ہولڈ سم بڑے مزے کی بات کی ہے. ایک پارشل ہوم اسکولنگ ہوتی ہے, ایک فل ہوم اسکولنگ ہوتی ہے, اینڈ دین دس اکیڈمی کانسیپٹ ایز ویل. میں اس کے بارے میں بات کروں گا. ہم بس کا سوال لیں گے, اس کے بعد آپ کا سوال مجھے بہت بہترین لگا ہے, اس کو پورا میں کمپریہنسو کر کے پوچھوں گا. بہت شکریہ اتنا اچھا سوال پوچھنے کے لیے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آئی تھنک یو آر ڈائنگ ٹو آسک دی کوسچن. نہیں بالکل. ابھی میں نے جو اسکول ہم نے یہاں پر دیکھا ہے, جو فیصل ٹاؤن میں اسکول ہے, ماشاء اللہ اٹس اے ہیوج بلڈنگ, گراؤنڈس بہت زیادہ ہیں, لیبس ہیں, میں دیکھ رہی تھی ٹیبل ٹینس وغیرہ, اور بہت ساری اسپورٹس پہ بھی فوکس کیا گیا ہوا ہے.
कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे की जो स्किल्स है उन पर भी काम किया जाए. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को नॉर्मली हम कहते हैं एक्स्ट्रा ही है, लेकिन हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर बच्चे की ग्रूमिंग के लिए और पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए. सुपरनोवा स्कूल जो है वो इसके लिए क्या By कर the रहा way, है? QS ranking Times Higher Education does not count it as extracurricular anymore. These are the curricular Yes. activities. तो हम आपसे ब्रेक लेते हैं. Yes, break वापस लेते आके हैं. आपसे इस सवाल का जवाब पूछते. कीमत जाएगा, देखते रहिए एक और सो. आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे. जी वेलकम बैक टू एक और सो. ब्रेक में जाने से पहले एक क्वेश्चन किया गया था. वो क्वेश्चन ये था कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्किल्स पर फोकस किया जाए बच्चों की, ताकि उनकी पर्सनालिटी ओवरऑल बिल्ड हो, उनकी ग्रूमिंग हो सके. सुपरनोवा स्कूल जो है वो कैसे support कर रहा है डिस्टिंक्शन तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ले रहा है, लेकिन स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? जी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करने की वजह से बाज़ औक़ात ये सोचा जाता है शायद सुपरनोवा स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल. लेकिन हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को देते हैं. और ब्रेक पे जाने से पहले कहा गया कि अब एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं हैं, वो करिकुलर्स ही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट का काम होना चाहिए. स्टूडेंट के इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बेहतर होता है. और अगर वो फॉर इंस्टेंस स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं तो उससे कहा जाता है कि अगर हम स्टूडेंट से बहुत अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो हमें उनसे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाना चाहिए रादर देन मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टली. तो हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. फिर ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में तो एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ में शायद सिर्फ ग्रेड्स के बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं और उनकी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल नहीं देखी जाती, जबकि दुनिया भर में ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में या यूएस कह लेना चाहिए इन पर्टिकुलर, वहाँ पे स्टूडेंट की ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर एडमिशन होता है. अगर एक आईवी लीग या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी सिर्फ ये डिसाइड कर ले कि हमने ग्रेड्स के बेसिस पे देना है, एडमिशन्स देने हैं, तो उनके पास इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं विद 4 आउट ऑफ 4 GPA या स्ट्रेट A स्टार्स या 100% रिज़ल्ट के साथ, कि उनमें से वो चंद को एडमिशन दे पाते हैं. तो फिर तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी एक कलेक्शन ऑफ नर्ड्स होगी जो सिर्फ पढ़ सकते हैं और उनमें से कोई डिबेट्स नहीं कर सकता, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, कोई म्यूज़िक में नहीं जा सकता, कोई ड्रामा में नहीं जा सकता, किसी को कंसर्न फॉर कम्युनिटी नहीं है कि वो सोशल वर्क करना चाह रहा हो. तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर ये इनकलकेट करें. मेरे अब्बा बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं. मैं बचपन से ही टेबल टेनिस, आपको पता है, मैं खेलती थी. मैं पाकिस्तान नेशनल लेवल पर खेलती रही हूँ. तो मेरे स्कूलिंग का टाइम था 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इन ईयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा खेला था जूनियर लेवल पर. मेरे अब्बा मुझे आकर कहते थे, तो जब मेरे एग्ज़ाम्स आते थे, मैं भी एक तरह की नर्ड थी क्लास में, पढ़ाई का मुझे बहुत ज़्यादा वो होता था. तो कहते थे अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी मतलब टेबल प्रैक्टिस भी करोगी तो तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगी. लेकिन मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर होता था पढ़ाई का, लेकिन मैं उनकी बात मानती थी. और वाकई में जब मैं एक फिजिकल एक्टिविटी कर आती थी तो मुझे यूँ लगता था कि अब मैं ज़्यादा फ्रेश हूँ, मैं ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती हूँ. Your career is mashallah physical activity. You have chosen that career. नवीद साहब, नो डाउट आप काउंसलिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं. आपने बड़ी प्यारी बात की. शायद बहुत सारे कम लोगों को समझ, आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जो आज उन्होंने आपको करने की कोशिश की है, कि जब आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वो आपका एकेडमिक देखते हैं, एकेडमिक आ गया, ये सबका बेहतरीन हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. देन आप डिस्टिंक्ट करते हैं, आप कंपेटिटिव एज आपको तब मिलता है जब आपका करिकुलर, जो एक्स्ट्रा करिकुलर हम कह रहे हैं, जब आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो समथिंग डिफरेंट, एंड देन दे सेड कि ओ नहीं, ये बच्चा इसमें भी ठीक था और इसमें भी ठीक था, ही इज़ अ मल्टी डायमेंशनल किड, इसको ये ऑल राउंडर है, इसको जो है हमने एडमिशन देना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है. अब बात करेंगे उस सवाल को मैं 3-4 हिस्सों में तोड़ दूंगा. हम बात करेंगे एकेडमी कल्चर को. कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव कॉनिटेशन में भी लेते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी लेते हैं.
لیکن کیا یہ اب میں سوال بھی شاید جواب ہو جائے، وہ یہ کہ 45 منٹ پر کیا ہر بچے کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کلاس میں سمجھ جائے؟ کیا 20 سے 22 بچوں کو ٹیچر سمجھا سکتا ہے 45 منٹ میں؟ کیا اگر وہی بچہ اکیڈمی جا کر اسی بچے سے پڑھ لے، وہی اسی ٹیچر سے جا کے پڑھ لے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مزید کلیئر کر لے، کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اچھا، میرے خیال میں ایسا ہے کہ وقت اب کافی بدل چکا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کے پاس وائس ہے. ہمارے وقت پہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو شاید بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس جو واپس کراس کویشچننگ پہ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں اور جواب دے سکیں تو شاید انہیں اپنی بات، اپنا سوال پوچھنے کا آپ کہیے کہ ایک رائٹ ہوتا تھا. لیکن اب ہر بچہ جیسے بھی گریڈز ہیں ریگارڈلیس آف ایکیڈیمک پرفارمنس، اپنی ان کے پاس وائس ہے، وہ اپنا پوچھ سکتے ہیں اور ٹیچرز میک شور کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گئی. شاید 100% کو سمجھانا تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو. ہم کمپلیٹلی ڈسکریج کرتے ہیں اکیڈمی کلچر کو. ہم نے اپنے اسکول میں ٹیچر اسسٹنٹس رکھے ہیں جو کہ پیڈ، جو کہ اسکول امپلائیز ہوتے ہیں. کبھی کبھار ان کے پاس کوئی پڑھانے والی کلاس نہیں ہوتی اور صرف ہیلپ کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو ان کی اپنے فری ٹائم میں، اسٹوڈنٹ کے فری ٹائم میں، کیونکہ وہ تو خود زیادہ تر ٹائم فری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پیئر ٹیوٹرز ان پلیس کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہی ہیں اسکول میں اور کسی ایک یا دو سبجیکٹس میں بہت زیادہ اچھے ہیں. فار انسٹنس کوئی اگر کیمسٹری میں بہت اچھے ہیں تو وہ کیمسٹری کے پیئر ٹیوٹر بن جائیں گے اور باقی اسٹوڈنٹس کو وہ فری آف چارج ٹیوٹرنگ سروسز. میں اس کو تھوڑا سا اردو میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس کو آگاہ ہو سکیں اس سے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ کیمسٹری میں اچھا ہے، اس سے ایک بانڈ بھی بڑا اچھا ڈیولپ ہوتا ہے اور بچہ اسے سوال بھی بڑا آسانی سے کر لیتا ہے. وہ ایک ہیسیٹیشن جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی. وہ اسٹوڈنٹ سے جان کے پوچھ لیتا ہے کہ اگر جو کیمسٹری میں اچھا ہے، بایو میں اچھا ہے، تو وہ اس کو ٹیوٹر کر دیتا ہے ان ہز اور ہر فری ٹائم. ہم یہاں پہ ڈاکٹر عرفان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ڈاکٹر عرفان، شب معراج مبارک. گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بس شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. اچھا، میرے دو کوشچن ہیں آپ کے گیسٹ سے. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ڈسٹینس تھا نا وہ کافی کم ہو گیا ابھی، تو اس سے کوئی کیا افیکٹ پڑا ہے ایجوکیشن پہ؟ اور یعنی کہ پہلے ہم لوگ بہت ڈرتے تھے اور ہم جنریشن گیپ تھا بہت زیادہ. I understand your question، اور بہت پیارا سوال ہے یہ. اس سے فرق پڑا ہے بہت چیز میں. دوسرا یہ ہے کہ آن لائن ابھی کووڈ-19 کے بعد بہت زیادہ ہوا ہے شروع آن لائن ایجوکیشن. جی جی جی، اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے اسٹوڈنٹ ریلیشن پہ اور ویری پرٹیننٹ کویشچن جی، ویری پرٹیننٹ کویشچن. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ڈاکٹر عرفان. اور بڑے مزیدار سے دو سوال ہیں. اس سے فرق نیگیٹو میں پڑا اور پازیٹیو میں پڑا. ایسے کی کال لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر نوید کو جب میں نے کہا نا، سر نوید کو میں نے کہا کہ پازیٹیو نیگیٹو ہو تو انہوں نے دونوں پہ جو ہے نا سر ہلایا کہ یس یو رائٹ، دیر از بوتھ افیکٹس. ایسے نا السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، شب معراج آپ کو بہت مبارک ہو. وعلیکم السلام، صبح خیر، گڈ مارننگ. اور بہت شکریہ ماشاءاللہ، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے آج تعلیم کے حوالے سے بڑا اچھا پروگرام کیا. ان کا بڑا اچھا اسکول ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے جوائن کیا. میں تعلیم کے حوالے سے بہت اہم بات شیئر کروں گا جو لیٹسٹ اپڈیٹ اس وقت ورلڈ میں ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو شب معراج کے حوالے سے دو اہم اشعار ہیں بڑے خوبصورت. میں ضرور ضرور پیش کیجیے. ہوئے وہ عرش پر مہمان دیکھو، ہوئے وہ عرش پر مہمان دیکھو، محمد مصطفیٰ کی شان دیکھو، محمد مصطفیٰ کی شان دیکھو. خدائے پاک جس کا میزباں ہے، خدائے پاک جس کا میزباں ہے، شب معراج وہ مہمان دیکھو، شب معراج وہ مہمان دیکھو. خدیرہ داد مدھت کے لیے تم کلام حضرت حسان دیکھو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ جس کا میزبان ہے اس کی شان کیا ہی ہوگی. آپ بالکل بہت خوبصورت اشعار تھے. بہت شکریہ احسن اس کو شامل کرنے کے لیے. آپ میرے خیال میں کوئی سوال بھی ایجوکیشن کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جی جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں ایجوکیشن میں دیکھ رہا ہوں آج کل، پہلے ایک تھا کہ جس میں سبمسو ٹیچنگ اور لرننگ تھی، لیکن اب ایکٹیویٹی بیسڈ، پروجیکٹ بیسڈ
प्रैग्मेटिकल इंटरेक्टिव लर्निंग और टीचिंग आ गई, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्टिविटीज देके उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है ताकि वो परफॉर्म भी कर सकें। तो ये जो एक नया तरीक़ाकार आया है जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड या इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग कहते हैं, इनके यहाँ ये भी है या रिवायती अंदाज में बस रीडिंग करके बच्चे याद कर लेते हैं, और अगर इस वाले से प्रोजेक्ट बनवाना, एक्टिविटीज कराना, इस वाले से अगर आई गेट योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है वो मुझे अंदाजा हो किस रुख पे जा रहा है, बट हम उसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले डॉक्टर इरफान ने बड़ी अच्छी बात की, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जब टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान जो गैप था वो खत्म होता जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी आपने करेक्टली पिक किया, जिसे मैं एक्नॉलेज कर रहा था नॉड ऑफ हेड से। दोनों तरह के वो असरात हुए हैं। एक तो पहले तो पॉजिटिव है, स्टूडेंट को कोई रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछने में। जो चीज़ नहीं समझ आई वो खुल के बता सकना चाहिए। कुछ गलत भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है उसको रिपीट करके टीचर से जो है वो हेल्प ले लेनी चाहिए। लेकिन एक फ़ाइन लाइन जो है वो ड्रॉ करने की ज़रूरत है। हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्रैंक होंगे तो स्टूडेंट्स जो है हमें टीचर्स को फॉर ग्रांटेड लेंगे, और टीचर्स अथॉरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। लाइन है, रिस्पेक्ट और बाउंड्री होनी चाहिए, वो टीचर ने ड्रॉ करनी है, वो थिन लाइन टीचर ने ड्रॉ करनी है ताकि वो क्रॉस। पहले बहुत ज़्यादा गैप था जो ब्रिज हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अब फाइन लाइन मौजूद रहनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो नेक्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन, उन्होंने ऑनलाइन वाला क्वेश्चन उन्होंने किया था कि अब कोविड के बाद ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, इसके कितने असरात हैं हमारे बच्चों पर? और बड़ा इजी हो गया, अब तो कहीं पे कुछ होता है, खुदा ना खास्ता कोई प्रोटेस्ट कुछ होता है तो बस सीधा हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। इससे कोई नुकसान भी हुआ है या ये एक फैसिलिटी भी मिल गई, छुट्टी नहीं होती, आप ऑनलाइन पढ़ लेते हैं? मुझे लगता है नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जी अब दो चीज़ें हैं, ऑनलाइन इटसेल्फ का तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन साथ अगर शामिल कर लिया जाए रूट कॉज जो कि कोविड था, तो उसका नुकसान हुआ है। Agreed, I agree और with you. वो नुकसान इस तरह से हुआ कि हमारे पास कोई 2-3 ऐसे बैचेस मौजूद हैं जो किसी ने कोई क्लास स्किप की, किसी ने किसी क्लास का एग्ज़ाम स्किप किया, और कोई और ग्रुप हो गया उन्होंने किसी और क्लास का एग्ज़ाम स्किप किया। तो उससे एक थोड़ी सी इन बैचेस में वीकनेस आ गई। अब ऑलमोस्ट वो हाई स्कूल क्लासेस से तो बैचेस बाहर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये 2020 के एग्ज़ाम्स थे जो स्किप हुए, और किसी हद तक 2021 के एग्ज़ाम्स स्किप हुए, और ऑलमोस्ट ये बच्चे अब वो इन हाई स्कूल क्लासेस से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। अगर वो उस वक्त पे बहुत छोटे थे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, बड़ी क्लासेस में थे तो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ। लेकिन ब्राइटर साइड ये है कि स्कूल जो है वो 2 PM कम्प्लीटली शट हो जाते थे, लेकिन ऑनलाइन की वजह से अब प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये 24/7 स्कूल जो है वो ओपन हैं। और फिर पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, हार्श वेदर की वजह से, फॉग स्मॉग की वजह से स्कूल्स कहीं ना कहीं पे बंद हो ही जाते हैं। तो बजाय इसके कि उसमें एकेडमिक लॉस हो रहा हो, ऑनलाइन हमें एक टूल प्रोवाइड करता है कि हम फ़ौरन से एक वो फेस टू फेस स्कूल को ख़त्म करते हुए ऑनलाइन स्कूल के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, और स्टूडेंट्स का वो एकेडमिक लॉस ना हो। और अब खाली ऑनलाइन स्कूलिंग खाली ये नहीं है कि क्लासेस होती हैं, एक बड़ी अच्छी बात होगी है कि अब आप होमवर्क भी शिफ्ट हो गए टू LMS। वो एक सिस्टम आ गया जिस पे आप होमवर्क देख सकते हैं। अगर बच्चा डायरी छुपा भी रहा है तो इट्स ऑनलाइन देयर, होमवर्क सब कुछ, सिलेबस, इट्स एवरीवेयर, इट्स रिकॉर्डेड, इट्स देयर, आप कर सकते हैं। ये इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। हम अली की कॉल लेते हैं फ्रॉम घोटकी, उसके बाद हम सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, शब मेराज बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम साईं, तव्हां खे बि शब मुबारक हुजे। मैं नवी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी साईं, प्लीज़ पूछिए। नवी साहब से मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में भी और डिवीज़न सखर में भी क्या ये हमारे स्कूल तैनात हो सकते हैं? ठीक है, I didn't get the question. वो कह रहे हैं गखड़ वगैरह जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर भी इस तरह के स्कूल जो हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि अब नवीद साहब यहाँ से काफ़ी जो है वो स्कूल्स के लिए प्लानिंग लेकर जाएंगे कि यहाँ खोलना है। बहुत शुक्रिया
آپ نے علی کال کی, اور ہر کسی کے پاس ایجوکیشن ہر کسی کا رائٹ ہے. ہمارے دین کے مطابق بھی اور سوشل نارمز کے مطابق بھی دیکھیں تو ہر کوئی اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, اچھے ٹیچر سے پڑھنا چاہتا ہے, اچھے مینٹور سے پڑھنا چاہتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے آپ جس بھی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اگر آپ کو ایک اچھا مینٹور مل جائے آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جواب آپ کیا دیں گے؟ مشکل سوال ہے آپ کے لیے, لیکن جی اب تو انویٹیشن کراچی سے بھی آ گئی, گھوٹکی سے بھی آ گئی, ماشاءاللہ. تو 12-13 تو کیمپس ہو رہے ہیں. جی جی تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں کوالٹی ایجوکیشن اویلیبل ہو. اور آئی اپریشیٹ کہ آپ کے جو ہے وہ کنسرنڈ کالرز ہیں, اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, اپنے ایریا کی ایجوکیشن کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. اور وائی ناٹ, یو نیور نو, کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کراچی میں, گھوٹکی میں, سکر میں, سانگڑ میں, جگہ جگہ پہ جو ہے وہ آپ ایک کام کریں, فیصل ٹاؤن سے کہیں کہ وہاں پہ اپنی سوسائٹیز کھولیں, آپ اپنا اسکول کھول لیں, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آئی تھنک اٹ ول بی گڈ کولیبریشن, اٹ ول بی گڈ کولیبریشن, کیونکہ سوسائٹیز میں ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے. واپس آئیں گے آپ سے سوال کریں گے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے میں زینب کی بات کر رہا تھا, وہ اپنے بچوں کو لینے کے جانے کے لیے بڑی جلدی بھاگتی ہے کہ میرا بچہ جلدی سے آ جائے, اور میں وہ دور وہ ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ دیر ہو جائے, اسکول میں کوئی بھی نہ ہو. سوسائٹیز کے اسکول ہونے میں یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک سروسز چل رہی ہوتی ہے, بس سروس بھی ہوتی ہے, سامنے ہوتا ہے, ایوری بڈی نوز ایوری بڈی, ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے, آپ کا بچہ محفوظ ہوتا ہے. تو جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں, اور جو ماں اکیلی گھر پر ہوتی ہے, گھر نہیں چھوڑنا چاہتی, اس کے لیے بھی آسانی کہ اس کا بچہ خیر و عافیت سے گھر آ جائے گا. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوگی, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ایک اور سب. آپ کا دن بہت اچھا گزرے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو پھر ایک بار ایک اور صبح میں. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سرٹنٹی میں اگر ہو, فرٹرنٹی میں اگر وہ جگہ ہو جہاں پر آپ رہتے ہیں تو کتنا آسان ہوتا ہے آپ کے لیے کرنے کا. لیکن آئی ول گو بیک ٹو دا کویسچنس. ہمارے کالرز نے جو پوچھا تھا, ایسن نے پوچھا تھا, اٹ از ویری امپورٹنٹ جب بھی اسکول کی بات کی جائے, جب بھی ہم ایک انٹائرلی اس سب چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ایک جو سب سے بڑا المیہ آتا ہے وہ پیرنٹ میں. ایسن کے سوال سے پہلے پیرنٹ کا آتا ہے. وی ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف پیرنٹس جو ڈفرنٹ اسکولنگ سے آتے ہیں, ہر کوئی ڈفرنٹ کانسیپٹ آف اسکول سے آتا ہے. اب آپ جو اسکول چلا رہے ہیں سپر نووا, اٹ از سیٹ پیٹرن جو کہ ڈیسائیڈڈ ریسرچ بیسڈ. 3 ایسے لوگ ہیں جو پہلے اتنے اسکولس پڑھا چکے ہیں. ہم نے 60 یونیورسٹیز آف فارن یونیورسٹیز کو وزٹ کیا ہے. ایک تھاٹ پروسیس ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو ہینڈل ان پیرنٹس کو جو کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے آتے ہیں؟ جی کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوتا. جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے آ رہے ہوتے ہیں اکثر وہ خود پیرنٹس, انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ فار انسٹنس ان کی فیملیز کے پہلے بچے جو ہے وہ IGCSEs اور A levels کرنے جا رہے ہیں, اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. وہ فیملیز وہ ہماری جو گائیڈنس ہوتی ہے, رہنمائی ہوتی ہے, اس کو بہت ویلیو کرتے ہیں, اور وہ خود آن ٹوز رہتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کا ٹائملی پتہ چل رہا ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے پریپیئر کر سکیں. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ آلریڈی انہی اسکولس میں پڑھ رہا ہے, فورن کوالیفیکیشنز لے رہا ہے, تو انہیں اس کے بارے میں آلریڈی معلوم ہوتا ہے. ان کی ریکمنڈیشنز بہت ویلیوبل ہوتی ہیں ہمارے لیے. وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اپنی فیڈ بیک پہنچاتے رہتے ہیں, اس فیڈ بیک کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ایون جو دوسرے اسکول آف تھاٹ سے آئے یا ڈفرینٹ ٹائپ آف اسکولنگ سے آئے, ان کی ریکمنڈیشنز اور ان کے کنسرنز بھی ہمارے لیے بعض اوقات آئی اوپنرز ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز اوور لک کر رہے ہوں, کسی چیز کو ہم انڈر ریٹ کر رہے ہوں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے کنسرن سے, اور ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر نوید, میرا ایک کویشچن ہے, ایسے نے بھی کچھ اسی طرح کا کویشچن کیا تھا.
ہم ایسے بیک گراؤنڈ سے, میری کم از کم اسکولنگ ایسی ہے, اسکول اچھا تھا لیکن ہم ایک اولڈ اسکول تھے کہ ٹیچر آتا ہے کلاس میں, وہ اپنا لیکچر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہم لوگوں کے ٹائم پر اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, ہمارا پھر کچھ اٹینشن اسپین تھا کہ ہم 40 منٹ کی کلاس جو تھے غور سے سن لیتے تھے. اب بچوں میں اٹینشن اسپین نہیں رہا, ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ لوگ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ آپ کا جو سیشن ہو وہ انٹریکٹیو ہو؟ ایسا نے بھی بولا کہ انٹریکشن ہو, پریکٹیکل بیسڈ ہو, بچوں کو اسکلس کے اوپر کام کروایا جا رہا ہو تاکہ ان کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ دوبارہ سے ڈسٹریکٹ نہ ہو. اس کے اوپر آپ کس طرح سے ورک کر رہے ہیں؟ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم لوگ شاید امیگرینٹس ہیں انٹو دی ڈیجیٹل ورلڈ, وہ ریزیڈنٹس ہیں اور ہر وقت وہ اسکرینس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے پورے اسکول کو ملٹی میڈیا پروجیکٹر انیبلڈ کیا ہوا ہے, چاہے وہ ارلی ایئرس کی کلاس روم ہو, ینگسٹ اسٹوڈنٹ سے لے کے اولڈسٹ اسٹوڈنٹ تک, تمام کلاس روم جو ہیں وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر انیبلڈ ہیں. سائنس لیبز میں ملٹی میڈیا پروجیکٹرز ہیں, لائبریریز میں ہیں, ہر جگہ پہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر موجود ہے, سیلنگ ماؤنٹڈ. اور جب ٹیچر کا دل چاہے, بلکہ ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ حصہ لیسن کا اس میں ملٹی میڈیا کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے کمفرٹیبل فیل کریں, ان کی اسکرین چل رہی ہے, ان کی اپنی ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جو ہے وہ پڑھائی ہو رہی ہو. اچھا, دوسرا جو کارنر کا کویسچن تھا جہاں پہ وہ ہینڈز آن لرننگ ہو, پروجیکٹس ہوں, تو یہ جو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں ان میں ایک تو روٹ لرننگ کام نہیں کرتی. روٹ لرننگ ایک لرننگ آبجیکٹیو جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرتی ہے جسے کہا جاتا ہے نالج ود انڈرسٹینڈنگ, اینڈ وہ جو ہے وہ صرف 50% آف دا سلیبس ہوتا ہے. اگر آپ پورا روٹ لرن کر کے چلے جائیں سلیبس تو اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ آپ 50% کے ارد گرد مارکس لے لیں گے, کوئی 60 لے لے گا, کوئی 40% لے لے گا. تو اس کے علاوہ پرابلم سالونگ اینڈ ہینڈلنگ انفارمیشن ہوتی ہے, ایکسپیریمنٹل سکلز اور انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جو ریمیننگ 50% بناتی ہیں. تو ہر سائنٹیفک سبجیکٹ میں اس طرح کی ایک ڈویژن موجود ہے. پھر کچھ سبجیکٹس تو جیسے گلوبل پرسپیکٹیوز اینڈ ریسرچ ہیں ہی اسکل بیسڈ, جن میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کریکولم نہیں ہے جو میمورائز کرنا ہے یا بہت کانٹینٹ ہیوی ہے. اس میں اسٹوڈنٹ نے پروجیکٹس ہی بنانے ہیں اور وہ پروجیکٹس جو ہے وہ یہاں پہ بھی مارک ہونے ہیں, پھر کیمبرج میں یو کے جا کے بھی وہ مارک ہونے ہیں. اسی طرح سے جیسے فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہے تو اسٹوڈنٹ اسکل کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے تو ایک اسکل پہ کام ہو رہا ہے, پورٹ فولیو جائے گا. سنوید اجازت ہو تو میں کالر لے لوں اپنے ساتھ. مسز فیصل ہمارے ساتھ موجود ہے راول پنڈی سے. السلام علیکم, ا ویری گڈ مارننگ, شب معراج بہت مبارک ہو آپ کو. وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو شب برات. تھینک یو سو مچ. شب معراج, ہاں شب معراج مبارک ہو بہت بہت. جی 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 جی, خیر مبارک. میں نے بھی صبح میرے منہ سے شب برات ہی نکل گیا تھا, کوئی نہیں. کیا کہیں گی؟ ہاں جی, میں یہ سوال کرنا چاہوں گی جس طرح انہوں نے تعلیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلے جو دور میں پڑھائی ہوتی تھی وہ آج کل کے دور میں وہ پڑھائی نہیں ہے. اچھا, میں نے تو دیکھا ہے کہ اس طرح نہیں بچوں کو پڑھایا جاتا اسکول میں جس طرح ہم لوگ پڑھے اچھی طرح گائیڈ کرتے تھے ٹیچر. اب تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں بس پڑھا دیتے ہیں اور اس طرح بچوں کو ٹیوشنیں لگوانی پڑتی ہیں. ایسے آپ پڑھائی کرائیں, بچوں کو ٹیوشنیں تو نہ لگوانی پڑے. خیر ہم نے تو اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں لگائی, ہم خود پڑھاتے ہیں بچوں کو گھر میں. لیکن یہ کنسیپٹ بھی تو اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. ٹیوشنوں والا پیسے آپ پڑھائی میں الگ دے رہے ہیں اور ٹیوشنوں مسز فیصل آپ کی اگر اجازت ہو تو اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہوں کہ ایجوکیشن سے انڈسٹری سے میرا بھی تعلق ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو پہلی بات ہم لوگ اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جیسے پہلے پڑھایا جاتا تھا اب ویسے نہیں پڑھایا جا سکتا. آپ کو ڈفرینس دیکھیں, جس طرح آپ کے ماں باپ کو پڑھایا گیا تھا آپ کو ویسے نہیں پڑھایا گیا. سلائٹ ڈفرینس ہے لیکن ڈفرینس ضرور ہے. اب ڈفرینس زیادہ اس لیے کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ آ گئی ہے جو کہ آل ٹوگیدر ایک نئی دنیا ہے. دوسری بات, ٹیوشن بھی سبجیکٹیو پارٹ ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں ٹیوشن جو جن کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کے لیے اور آپشن نہیں ہے, انہیں کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا. ٹیچر 24/7 نہیں ہو سکتا, تو ٹیوشن ایک ایسا ایونیو ہے جہاں پر آپ جا کر اپنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. مجھے وہ غلط نہیں لگتا, لیکن اگر آپ پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو, ویل اینڈ گڈ, فیئر انف. آئی تھنک اگر اسکول فورس کر رہا ہے وہ غلط ہے کہ آپ اس کے بعد اکیڈمی جائیں, ٹیوشن جائیں. دیٹ از رانگ.
وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن بہت شکریہ اپنی پوائنٹ کو ایڈ کرنے کے لیے. آئی تھنک یہ ہر کسی کا رونا ہوتا ہے. بچے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کبھی کبھی کہ مجھے سر نے کہا تھا کہ تم ٹیوشن سے کر لو, میرے باقی بچے دوست بھی تو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک کمپیریزن آ جاتا ہے. اب میں اس ٹرائنگل کی بات کروں گا جو اسکول میں بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو اگر کہتے ہیں جتنا ٹرائنگل اسٹرانگ ہوگا, کہیں سے بھی اس کا لوپ اینڈ کھل گیا تو اسکول کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, انسٹیٹیوٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. پیرنٹ, مینجمنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ. اگر ایک سوسائٹی کے اسکول کے بارے میں بات کی جائے, آپ کے اسکول کی ون آف دا فیمس تھنگ ہے کہ آپ کا اسکول بہت ڈسپلنڈ ہے, ایجوکیشن میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی بہت ڈسپلنڈ ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. ایک سوسائٹی میں اسکول ہونے میں, ڈسپلن ہونے میں بہت آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر اف یو وانٹ ٹو کال دا پیرنٹ, آپ نے پیرنٹ سے بات کرنی ہے تاکہ آپ لوگ ایک پیج پہ رہیں, تو وہ آسان ہوتا ہے. پیرنٹ قریب سے آ جاتا ہے. لیکن اگر اٹ از فار فلنگ ہے, تھوڑا دور ہے, تو پیرنٹ کہتا ہے جی میں تو ورکنگ ہوں, میں تو نہیں آ سکتا. تو وہ چیزیں, وہ گیپ بہت بڑھتا جاتا ہے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دیٹ؟ جی ظاہر ہے ایک نیبرہڈ میں پیرنٹ رہتا ہو, اسی نیبرہڈ میں رہتا ہو جس میں کیمپس موجود ہے, تو وہ جیسے فیصل ظاہر ہے جیسے فیصل ٹاؤن ہے, وہاں پہ یہ آسانی ہمیں موجود ہے. اور ہمارے تمام ایونٹس ہیں بہت اچھے اٹینڈڈ ہوتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی ایمز ہوں, چاہے وہ فن فیئرز ہوں, چاہے ہم کسی قسم کا ایونٹ کریں. ابھی ہم نے ریسنٹلی وہاں پہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ فورن یونیورسٹی فیئر کیا, جہاں پہ جرمنی, یو ایس, یو کے, آسٹریلیا, کینیڈا سے یونیورسٹیز آئیں. اور جنرلی جب ہم اور کیمپسز میں کرتے ہیں تو یہ کالج فیئرز اوپن ہوتے ہیں ٹو اسٹوڈنٹس اونلی اور ہائی اسکول اسٹوڈنٹس. اس میں کیونکہ یہ ایک نیبرہڈ میں تھا تو ہم نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ ان کے پیرنٹس بھی اٹینڈ کریں گے, بلکہ ہم نے کلاسز آف کر دیں فیئر کے ٹائم پہ, اور جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھر چلے گئے. ہم نے ٹیچرز کو بھی الاؤ کیا, وہ بھی جا کے اپنے لیے ایوینیوز ایکسپلور کریں. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ پیرنٹس کو بھی الاؤ کر دیا وہ آئیں. فورتھ یہ ہم نے ریزیڈنٹس کو بھی الاؤ کر دیا کہ ریزیڈنٹس بھی آئیں, وہ بھی جو ہے وہ ایکسپیرینس کریں. اور کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے, کوئی مسکنسیپشن ہے, کچھ دل کرتا تھا کہ کسی فورن یونیورسٹی سے ملیں, کچھ پتہ چلے کیا فی ہوتی ہے, کتنا فنڈز ہونے چاہیے, تو کیا اسکالرشپ. سب اسٹیک ہولڈر نے کہ ہم سوری مجھے آپ کو پہ کٹ آف کرنا پڑے گا, پہ بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایکسپو تھا, ہاؤ ڈڈ دیٹ ٹیک پلیس, اور اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اس کا فیڈ بیک کیسا تھا. ایک بریک کے بعد کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے ایک اور صف. آپ کا دن بہت اچھا گزرے. ویلکم بیک آفٹر بریک. سوالات بہت ہیں, جوابات بھی بہت ہیں, لیکن وقت بہت کم ہے. تو ہم سر نوید سے جتنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں جلدی جلدی پوچھ لیں. تو ہم ایک نیا سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں. سر آپ ٹیوشن کلچر کو بالکل نگیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا آلٹرنیٹیو بھی دینا ضروری ہے, جیسے کہ آپ کے اسکول نے دیا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں اگر آپ ہمیں وہ ایکسپلین کر دیں تاکہ جو پیرنٹس ہیں, بے شک اسکول والے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے, وہ والدین ان سے ذکر کریں دوسرے اسکول سے کہ آپ بھی یہ شروع کریں تاکہ ہمارے بچے کو ٹیوشن نہ جانا پڑے. تو اگر ٹیوشن کی جگہ ایک بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو کیا کیا اور طریقہ کار ہیں جو کہ اپنائے جا سکتے اسکول میں, جس سے ٹیوشن کے کلچر کو ہم کینسل آؤٹ کر سکیں؟ جی ہم کوئی 4 ڈفرینٹ میتھڈز یوز کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلاسز کو بہت انٹریکٹیو بنایا ہوا ہے جس میں ہر اسٹوڈنٹ کو کانفیڈنس ہو وہ پوچھ سکے. اس کے باوجود کچھ انٹروورٹڈ پرسنالٹیز ہوں گی جو نہیں پوچھ پائیں گی, اور کچھ ویکر اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہیں اچھا سمجھ نہیں آیا, انہیں کانفیڈنس نہیں ہوگا پوچھنے کا. تو ہم نے سبجیکٹس کے واٹس ایپ گروپس بنا دیتے ہیں, یا مائکروسافٹ ٹیمز کے اوپر پورا کا پورا اسکول ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے تھرو کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اسسٹنٹ ٹیچرز رکھتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کلاسز پڑھانی نہیں ہے, بس اسٹوڈنٹس کے جو پرابلمز آئے ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کرنا. فورتھ یہ ہے کہ ہم اے لیولس کے اسٹوڈنٹس جو گریڈ 11 اور 12 کے ہوتے ہیں انہیں ایز پیئر ٹیوٹرز آن بورڈ کر لیتے ہیں. کوئی کیمسٹری کا ہے, کوئی فزکس کا ہے, کوئی کمپیوٹر سائنس کا ہے, اکنامکس, بزنس اسٹڈیز, اکاؤنٹنگ, ہر سبجیکٹ میں. اور دوسرے کو بھی جی, اور اس کے 2 اینگلز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ پوچھ سکتا ہے, اپنے ایج فیلو سے پوچھ رہا ہے, اور یہ جو پیئر ٹیوٹر ہے اس کو بھی اس کی بات بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے,
وہ خود اس کے تھرو ابھی ریسنٹلی گزرا ہے, اس نے وہ کانسیپٹ سیکھا تھا, اسے پتہ ہے کہ اسے کیا ڈیفیکلٹیز آئی تھیں یہ کانسیپٹ سیکھنے میں. زبردست. تو یہ 4 ڈفرینٹ لیولز ہیں, 5 ڈفرینٹ لیولز ہیں جنہیں یوز کرتے ہوئے ہم میک شور کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کہیں پہ کوئی ٹیوشنز وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے جتنے ڈسٹنکشنز ہولڈرز ہیں کبھی کسی نے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھی, اور یہ کوئی اباؤٹ 100 کے قریب ڈسٹنکشن ہولڈرز ہیں, جن میں اراؤنڈ 7 شاید ورلڈ ڈسٹنکشن ہولڈرز ہیں. ورلڈ ڈسٹنکشن وڈ مین یہ والی کوالیفیکیشنز 160 کنٹریز آف دا ورلڈ میں آفر ہوتی ہیں. تو ایسے نہیں کہ پاکستان میں ٹاپ کر لیا, 160 کنٹریز آف دا ورلڈ میں ٹاپ کر لیا. تو 7 ڈسٹنکشنز وہ ٹاپ ان دا ورلڈ ہیں, اس سے تھوڑا سا ہی پیچھے, کیونکہ پاکستان میں ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز بہت اچھے ہیں. تو ٹاپ ان پاکستان کا اسٹوڈنٹ بھی بہت ہی قریب ہوتا ہے مارکس سے پرسنٹیج میں ٹاپ ان دا ورلڈ کے ساتھ. وہ بہت سی ہیں. ٹاپ ان نارتھ پاکستان بہت سی ہیں. پھر کوئی ڈسٹنکشنز ہیں جنہیں بیسٹ اکراس کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی اباؤٹ 70-80 اراؤنڈ 100 کے قریب ڈسٹنکشنز ہیں. ان میں سے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے ٹیوشن نہیں پڑھی. اچھا, اس سے پہلے اسکویز ان کریں اپنا کویشچن. آپ انٹرنیشنل ایکسپو کی بات کر رہے تھے جو آپ نے اپنے کرایا, جس میں ریزیڈنٹس بھی آئے, سارے کچھ آئے. اپنی بات کو کمپلیٹ کریں, پھر ہم چاہیں گے کا سوال اسکویز ان ہو کہ وہاں پہ آپ نے ریزیڈنٹس کو بھی الاؤ کر دیا, سب نے ایکسپیرینس لیا, وہ فیڈ بیک کیسا تھا, ہاؤ واز اٹ, اس کا ٹرن آؤٹ کیا ہوا؟ جی بہت اچھا ہمیں ٹرن آؤٹ ملا, اور اٹ واز ٹیکن پازیٹیولی بائی آل. ہمیں جو یونیورسٹیز ہیں, میں نے بتایا کہ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, UK, جرمنی, جگہ جگہ سے یونیورسٹیز آئی ہوئی تھیں. انہوں نے بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک دیا کہ جو لوگ آئے, جیسے اسٹوڈنٹس آئے تو بہت وہ ویل انفارمڈ اسٹوڈنٹس تھے, ان کے پرٹیننٹ کویسچنس تھے, اور انہیں اس وہ وائبرنٹ کمیونٹی سے, جس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں, ریزیڈنٹس بھی شامل ہیں, مل کے بہت اچھا لگا. اور سب نے کہا کہ جب ہم پاکستان اب واپس دوبارہ آئیں گے تو ہم لازماً چاہیں گے کہ فیصل ٹاؤن کیمپس میں سپرنووا اسکول میں آ کے وزٹ کریں. اور ان میں سے کچھ نے ہمیں اپنی فیوچر ڈیٹس بھی کمیونیکیٹ کر دیں کہ فلاں وقت ہے جب ہم نے دوبارہ پاکستان آنا ہے, تو ہمیں اپنی نظر میں رکھیے, ہم چاہیں گے. اسکول زیادہ آپ کے زیادہ وننگ ہیں ٹورڈز دی پرائیویٹ اسکول. جی زبردست. ابھی آپ نے بریک میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ فیصل ہلز میں بھی جو ہے آپ کا ایک اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں, ابھی بالکل انیشیل اسٹیجز میں. میں جس اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں E9 میں ہے, مارگلا ہلز وغیرہ سامنے ہے, اور فیصل ہلز بھی بہت ہی خوبصورت ہے, آپ نے اگر وزٹ کیا ہے. اور اکثر ہمارا ایسا ہوتا تھا کہ جب اسکول ہم جاتے تھے, ہمارا پڑھنے کا اتنا دل بھی نہیں ہوتا تھا, تو جا کر ایک خوبصورت سی ایریا جب ہم دیکھتے تھے تو ایک وہ بچے کے اندر نا ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. فل فلیج گھر میں اگر آپ وہ کر رہے ہو, گوئنگ ٹو پرپز بلٹ, آپ نے جیسے کہا, بہت فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کی جو آپ نے ماشاءاللہ لوکیشنز چوز کی, ایون فیصل ٹاؤن کی بہت اچھی لوکیشن ہے, فیصل ہلز کی تو مجھے لگتا ہے بہت امیزنگ ہوگی. کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے ایک بچے کے اوپر جب وہ ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اسے گرینری بھی دکھتی ہے, نیچر بھی ساتھ میں دکھتی ہے, اور پھر ایک پرپسفل بلڈنگ بھی دکھتی ہے. انوائرمنٹ کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. جی, جو فیصل ہلز ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ ماگلا ہلز کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. وہ ایک سائڈ پہ اس کی باؤنڈری فیصل ہلز کی ماگلا ہلز ہی ہے ایک باؤنڈری, اور بڑا سینک سوسائٹی ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شاید وہاں پہ جیسے یہاں پہ ماگلا ہلز کے اوپر وہ ہائکنگ ٹریلز ہیں, وہاں پہ ہائکنگ ٹریلز بھی سوسائٹی بنانے جا رہی ہے. آپ کی خوشی سے لگ رہا ہے آپ بھی ہائکنگ کرتے ہیں. جی, اور واقعی ایک اچھا کیمپس, ایک سینک انوائرمنٹ, کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر. وہاں پہ خوشی سے آتے ہیں اسٹوڈنٹس, خوشی سے پڑھتے ہیں, ان کی اکیڈیمک پرفارمنس امپروو ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو فیصل ٹاؤن آلریڈی اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے, آلریڈی اتنے ریزیڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ ماڈرن اسٹینڈرڈس پہ بنی ہوئی ڈیولپمنٹ ہے, تو اس کی ایک اپنی وہ ماڈرن بیوٹی ہے, لک ہے. اور پاکستان کی ٹاپ روڈز جو ہیں وہ اس کو سرو کرتی ہیں. ایک طرف سے سری نگر ہائی وے, دوسری سائڈ سے موٹر وے M1. تو یہ دونوں سوسائٹیز جہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے ایک آلریڈی موجود ہے, 2 نیکسٹ 2.5 ایئرز میں
इन प्लेस हो जाएंगे। जब एक बहुत सक्सेसफुल हो तभी आप दूसरी लोकेशंस पर सोचते हैं कि नहीं अब तो आई थिंक इट हैज़ टू बी इन ऑल द लोकेशंस एज वेल, तो आप बाकियों में भी बनाएंगे। सर नवीद, वेरी क्विक क्वेश्चन, मैं बहुत देर से आपसे सवाल, एक पर्सनलाइज सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो मैं खुद सीखने के लिए पूछना चाह रहा हूँ। आपने तकरीबन 60 यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया है, उसमें ऑक्सफोर्ड भी है, उसमें पेंसिल्वेनिया भी है, उसमें हार्वर्ड भी है। पेंसिल्वेनिया से मेरा ताल्लुक इसलिए कि मेरे वालिद साहब ने वहाँ से पढ़ा है। सो क्या डिफरेंस देखा है? हम अक्सर कहते हैं कि बहुत बड़ा गैप है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में और पाकिस्तानी स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स में, ये सुनी सुनाई बातें भी हैं, क्या फ़र्क इतना ज़्यादा है? आपने क्या मवाजना किया उन दोनों स्टैंडर्ड में ताकि हम भी सीख सकें क्या कमियां हैं और क्या हम कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं? वेरी नाइस। जी, यह शायद ज़्यादा रेलिवेंट होगा, क्या वो कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। मैंने कहा चलो हम भी थोड़े से ऊपर हो जाते हैं ना। जी, तो नहीं, फ़र्क तो ज़ाहिर है मौजूद है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी पॉपुलेशन है कोई अराउंड 250 मिलियन और हमारे पास कोई अराउंड 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि यूएस की पॉपुलेशन है अराउंड कोई 35 मिलियन, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं 4700 यूनिवर्सिटीज़, और उनमें से कई यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, जिसकी ओवर 100,000 की इनरोलमेंट मैं 2016 में मैंने शायद विज़िट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, और उस वक्त उसकी एनरोलमेंट ओवर 100,000 पहली मरतबा होने जा रही थी। अब तो काफ़ी बढ़ चुकी होगी, काफ़ी सा वक्त गुजर चुका है। तो और वहाँ पे एजुकेशन बहुत महंगी है, यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड कर सकती हैं हर तरह की फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, रिसर्च फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। फिर मुख्तलिफ वो हैं, जैसे यूएस है तो एक लेक्चर बेस्ड आप कहिए कि एनवायरनमेंट है जहाँ पे लेक्चर्स हैं, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट सेशंस हैं जहाँ पे ज़रा कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, या कहीं पे टीचर असिस्टेंट्स भी पढ़ा रहे हैं जो कि स्टूडेंट बॉडी में से मौजूद होते हैं। जबकि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में एक ट्यूटर लिंक्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स आपके ट्यूटर्स हैं, हर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास चंद एक स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर्स तो होंगे लेकिन इन दी एंड वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उन प्रोफेसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे उनके साथ वो उनको मेंटोर कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते रहेंगे। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आकर फिर हम याहिया की कॉल भी लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ सर नवीद मौजूद हैं, बिग फैन फॉलोइंग। आज हमें उन लोगों ने भी कॉल की जिसका नाम हमने पहले नहीं सुना था, बट बिकॉज सर नवीद इज हियर एंड दे हैव कॉल्ड। बल्कि हमारे कुछ रेगुलर कॉलर हैं जो आपके स्टूडेंट थे, जैसे तैयबा वाज योर स्टूडेंट एंड वाज आवर, उनका बेटा भी स्टूडेंट था, एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा, हम आपसे बहुत सारी सवालात भी करेंगे, कर लिए, बहुत कर भी लिए। अब हम थोड़ी सी खाने पीने की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वस्फ हम अपने सारे नाज़रीन को बताएं अपने स्पॉन्सर के बारे में। और दिस इज़ गोल्डन What the second नूर गोल्ड। नूर गोल्ड, sorry. Yes. नूर गोल्ड। जी, अब हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। नूर गोल्ड की हमारे पास हेयर रेंज है और स्किन केयर रेंज है। इनकी हेयर रेंज में इनके शैम्पूज़ हैं जिसमें आता है ब्लैक सीड, कैरेटिन और साथ में ऑलिव। यस, ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स, ब्लैक ऑलिव, ऑलिव है आई थिंक, यस, ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपकी बालों को थिकनेस जो होती है उसको ख़त्म करते हैं और जड़ों से मजबूत करते हैं। लगाने का तरीका हमारे पास आती है एक हर्बलिस्ट, उन्होंने बताया है कि आप पानी में थोड़ा सा इसे डाइल्यूट करके लगाएंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो आपके बालों पर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप इस तरह से उसको लगा भी सकते हैं, आपकी बालों में बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे और जड़ों से मजबूत करेंगे। एंड देन दे हैव देयर हैंड मॉइस्चराइजर एज वेल। अगर आप ये सर्दियों में आपको हैंड मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है तो आप इनका नूर गोल्ड का मॉइस्चराइजर भी मंगवा सकते हैं जिससे आपके हाथ मॉइस्चराइज होते हैं। ब्लैक सीड है एक,
और एक ऑलिव है और एक कैरेटिन Keratin है, सो आई yes. वाज मिक्स्ड विद दैट. सो आप इन तीनों में से जो भी आपके बालों पे सूट करता है आप उसको मंगवाएं और यूज़ करें. अब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. याहिया, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग. शब महराज बहुत मुबारक हो आपको. वालेकुम अस्सलाम, और आप सबको भी सलाम. मैंने यकीनन आप सबके लिए भी दुआ की है शुभ मिराज में. बहुत शुक्रिया. सलामत रहें. और आप लोग हमेशा याद रहते हैं. और बाकी जो आपके स्पॉन्सर है अल्लाह इनको भी सलामत रखे. देखिए मईशत चलती है ना तो मुल्क चलता है, मुल्क चलेगा, चैनल चलते हैं. डेफिनेटली ये जरूरी है. ऐसा ही तो हम सब इससे दुआ करें. मईशत चलना बहुत जरूरी है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखिए बात सिर्फ मैं मुझे पता टाइम कम है, सिर्फ एक मुख्तसर बात करूंगा. ठीक है, सब कुछ है, इन्होंने बाहर की उस चीज का बताया, सब कुछ एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम जितने बच्चे हैं ना प्रिविलेज क्लास, वो तो अच्छे स्कूल में पढ़ लेते, ए लेवल ओ लेवल पढ़ लेते, लेकिन जो मैसेज के बच्चे वो नहीं पढ़ पाते. अनटिल यू प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म, अगर आप उनको जदीद दौर में नहीं दाखिल करेंगे और वही पुराने जहाँ स्कूल खंडर जो बन चुके हैं इस तरह के स्कूल प्रोवाइड करेंगे तो हमारी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती. डॉक्टर से मेरा सवाल ये, डॉक्टर व्हाट यू हैव अ सजेशन फॉर द गवर्नमेंट कि जो मैसेज के बच्चे हैं जो वो किस तरह आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. ठीक है, हम तो आजकल ये भी हो गया कि आज जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी पूछते हैं अपनी यूनिवर्सिटी क्या है. हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी के लड़कों को तो जॉब अच्छी कंपनियां मिलती भी नहीं. दिस इज द प्रॉब्लम. हाउ कैन याहिया, बहुत अच्छा आपका सवाल है, लेकिन आपका इस सवाल का जवाब मैं आज आपको दूंगा क्योंकि आप बड़े लॉजिकल है और आप एग्री करेंगे मेरे से. आपने देखा होगा मैंने गवर्नमेंट का कोई सवाल इनसे नहीं पूछा, यहाँ तक कि मैंने पहले भी इनसे आगाह किया कि मैं आपसे गवर्नमेंट रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछूंगा. आपने देखा होगा जब भी कोई गवर्नमेंट टीचर आता है हम उससे गवर्नमेंट के सारे जो निटी ग्रिटीज लूप होल्स हैं सब की बात करते हैं. लेकिन मेरा आज ज़ाती ख्याल था कि समबडी हु जो अगर मतलब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन मैं सवाल नहीं पूछूंगा, उस इंसान से पूछना चाहे जो कि एक स्टेक होल्डर है, कैन चेंज इट. वो अपने स्कूल में अपनी चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं. एज अ सोसाइटी हम वॉइस रेज कर सकते हैं. एज अ पर्सन, एज अ एजुकेशन इज कैन रेज द वॉइस, टेल द सोल्यूशन. लेकिन मुझे ये लगता था कि सवाल उनसे पूछा जाए सब जो कि उसका एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो तब्दीली ला सकते हैं. लेकिन फिर भी आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जरूर पूछेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. हम अब सर को लेकर जाएंगे सासा किचन में और सवाल का जवाब भी पूछेंगे. सर, खाना बनाने का शौक है आपको? ये इतना लंबा पॉज था. नहीं आप नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बनाते? नहीं, कुछ चीज़ें बना लेता हूँ. जैसे कि आज मैंने अपना ऑमलेट खुद बनाया. वाह. आज अपने अपना ऑमलेट खुद बनाया. अच्छा, और आपका ऑमलेट क्या होता है? एक सर नवीद का ऑमलेट क्या होता है? सादा, सब्ज़ मिर्चें, कुछ क्या उसमें होता है? इसमें अनियंस थे, टोमेटोज थे, कैप्सिकम, दैट्स इट, एंड एग्स. कैप्सिकम? कैप्सिकम. I can't have capsicum in अंडा. ना करे. Oh my God, I ना love करे. it. सर नवीद कैप्सिकम का कोई ताल्लुक नहीं है ताल्लुक अंडे के साथ? I don't know. I like colors. Yes. So you like I colors. see चले, you're not ठीक है. from the kitchen. अच्छा चले जी ज़ैनब, व्हाट्स अप? बस खीर रेडी है, मैं डिश आउट कर लेती हूँ. एक मैंने डिश जो है वो बना के रखती है. बाकी ज़ैनब, कैप्सिकम का ताल्लुक है अंडे के साथ? मुझे बहुत पसंद है जी. और ऐड होती है. अगर लेकिन वो बड़ी खड़ी खड़ी कच्ची कच्ची होती है. वही तो क्रंच नहीं, इसका होता थोड़ा है सा बड़ा सॉफ्ट अच्छा. हो जाता है. लेकिन अगर उसको छोटा छोटा चॉप करें ना तो बड़ी इजीली जो है वो बड़े अच्छा. टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं. हाँ, टमाटर सब्ज़ मुझे मिर्च बड़े बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे अंडा टमाटर सालन बहुत पसंद है. अच्छा, आई लव इट. और रोटी के साथ ना, गरम गरम चपाती के साथ तो तो मुझे बहुत, मैं तो घर में स्पेशल एक शिमला मिर्च तो लाजमी होनी चाहिए कि ऑमलेट बनाना है तो बिल्कुल 100. और लाल वाली सब्ज़ वाली? सब्ज़ वाली, लाल वाली तो बिल्कुल. खाने में क्या पसंद है आपको? हर चीज़ खा लेता हूँ. खा तो हम भी लेते हैं, मतलब हम उसी जनरेशन वाले हैं जिनको हर चीज़ खिलाई है. लेकिन पसंद क्या है? मज़ेदार सी क्या चीज़ अच्छी लगती है? चाइनीज़ पसंद है. अच्छा. मटन कढ़ाई पसंद है. अच्छा, काफ़ी और ताल्लुक है मीठे आपका में क्या, मेरे साथ. मीठे में आपको क्या पसंद है? मीठे में कुछ खास याद नहीं आ रहा. अच्छा, मुझे भी रसमलाई, मीठा इतना नहीं खीर. पसंद. आपका स्टार क्या है? स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो. बड़े अरसे बाद किसी ने होगा पूछा. क्योंकि काफ़ी से मुझे मीठा इतना नहीं पसंद, लेकिन फॉर टेस्ट आई बहुत अच्छा बनाती है ज़ैनब. ज़ैनब, रेसिपी की तरफ मैं चलें. रेसिपी शेयर कर देती हूँ किस्सा ख्वानी खीर की. यहाँ पे जो पानी है मैंने 4 कप लिया है और चावल 3/4 कप लिया है. इसको आपने इसी पानी में भिगो के रख देना है चावलों को. रस यहाँ पे 7 अदद लिए हैं मैंने. दूध जो है 1 लीटर है. चीनी आपने हस्बे जायका यूज़ करनी है. इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, बादाम 1 चाय का चम्मच और पिस्ता 1 चाय का चम्मच. यहाँ पे रेसिपी में शेयर कर देती हूँ कि पानी और चावल को आपने जो है भिगो के
रख देना है और उसी चावलों को आपने उसी पानी में ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर है, वरना आप जो है उसी पानी में बॉईल भी कर सकते हैं। और टोटा चावल आपने जो है वो लेना है। रस आपने 7 अदद लेने हैं। दूध को आपने बॉईल कर लेना है और उसके बाद आपने दूध के अंदर जो है इलायची ऐड कर देनी है। पाउडर है तो पाउडर ऐड कर दें, और अगर साबित इलायची है तो वो ऐड कर दें। जैसे ही बॉयल आए तो चावलों वाला जो मिक्सचर है वो उसके अंदर ऐड कर दें और रस ऐड कर दें। जैसे ही आप देखें कि थिक होने लग गई है आपकी खीर, और तो आपने उसकी लो फ्लेम कर देना है और उसके अंदर पिस्ता बादाम जो है वो ऐड कर देना है और फिर आपने उसको डिश आउट कर देना है। अच्छा, आपको ये थिक आप देख लें, आपने कैमरा अगर आपको दिखाए तो जो खीर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि जो इसमें रस ऐड हुए हैं उसकी वजह से जो है खीर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। ना खोया ऐड करने की ज़रूरत है, ना कॉर्नफ्लावर। आपने मेरे सवाल का तकरीबन आधा जवाब दे दिया जो आपसे पूछने लगा था। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी बताएं कि जो खीर थिक हो जाती है, मुझे बड़ी लिक्विडी खीर पसंद है। आई लाइक दैट लिक्विडी खीर। तो कैसे फर्क डाला जा सकता है एक खीर को लिक्विडी बना पानी पानी वाली या थोड़ी सी बाटी सी होती है? खीर बना रहे हैं तो उसमें जो रस की क्वांटिटी है उसको आप कम कर दें। मैंने यहाँ पे 6 से 7 स्लाइस जो हैं वो ले लिए थे। मैं आप उसके अंदर जो है 3 से 4 डाल दें। उससे ये होगा कि जो फ्लेवर है वो डिफरेंट आ जाएगा और जो कलर है वो भी डिफरेंट आएगा। और अगर चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप शक्कर डालें, तो बिल्कुल आपने देखा होगा वो येलोइश सी खीर होती है, वो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अगर इसकी जगह मैंने देखा है कि शहद डाल दे, शहद बहुत थिक होता है तो वो उसके बाद बन जाते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा आपको शहद की यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको खीर जो है वो बहुत मीठी पसंद है। आपने मेरे सवाल नहीं सुना, मैंने सिर्फ ये मुझे बताया शहद बड़ा थिक होता है तो वो खीर की ना बुटलियां सी बना देता है। नहीं बनेगी। आप उसको पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो वो कभी भी पानी के अंदर डालें, उसको डिसॉल्व करें, थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप दूध के अंदर डाल दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। अब खीर हम थोड़ी देर बाद जो है वो ट्राई करेंगे सर नवीद के साथ, और लेट्स सी उनका क्या ओपिनियन होता है इस बारे में। सर आपका बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें सिखाई आज आपने और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे खुशी हुई कि प्राइवेट स्कूल्स में ये सिस्टम जो नया सिस्टम लाया है जिसमें खासतौर पे पीयर टीचिंग है, ये मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा एंड दैट्स वेरी गुड एंड लॉट ऑफ गुड लक टू यू। अल्लाह ताला आपकी जो 10 से हैं अगली बार आप आएँ 20 हो जाए, 20 से 30 हो जाए और आप ऐसे ही सिर्फ स्टूडेंट को क्लाइंट ना बनाएं, आपके लिए ये हो कि बच्चे को कैसे कामयाब बनाना है, उसे करियर में कैसे उसको इम्प्रूव करना है। आई होप अगर कुछ लास्ट नोट पे आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ से समथिंग। जी नहीं, प्लेजर बीइंग हेयर ऑन द शो, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपकी जो व्यूअर्स में भी मुझे एक वो कम्युनिटी की सेंस आई जहाँ पे सब लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं और बहुत रेलेवेंट, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछा लोगों ने। एक आखिरी जो कॉलर थे और आपने बहुत अच्छा किया, वो ऑल्दो गवर्नमेंट से रिलेटेड था, लेकिन उनका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि रूरल एरियाज़ में और कैसे वो फार फ्लंग एरियाज़ में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है वो तो ये है कि कभी कभार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आती है जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन होती है, और वहाँ पे बहुत से प्राइवेट स्कूल्स जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। और जब जब हमें गवर्नमेंट कहेगी तब तब हम अपना हाथ बढ़ाते हैं। आई थिंक नोबडी कैन गिव अ बेस्ट आंसर देन दिस कि ये हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी था कि प्राइवेट कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, ताकि जो फैसिलिटीज एक प्रिविलेज लोग को मिलती है वो अंडर प्रिविलेज को भी मिले। बस थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे, शब मेराज एक बार फिर आप सबको मुबारक हो। इस दुआ से आज की इस महफिल की इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो, अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने आगे सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।